हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड ढेर सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास के बचे हुए 10 क्वेश्चन को करेंगे। पिछली क्लास के जो बचे हुए 10 सवाल हमारे पास थे, लेक्चर नंबर जो हमारा कौन सा था, लेक्चर नंबर 2 था जो हमारा, उसमें लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए थे। आप लोगों ने कहा था कि अब ना कराया जाए, तो हमने नहीं किया था, आज कर लेते हैं उसको। ठीक है, यहां तक हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 काफी बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टू आइडेंटिकल स्लिट। टू आइडेंटिकल स्लिट का मतलब वहां से जो लाइट की इंटेंसिटीज आ रही है वो बिल्कुल इक्वल है। The intensity at the site of the central maximum is I. The intensity at the same spot when either of the two slits is closed is I naught. We must have. क्या कह रहे हैं कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि ये दो स्लिट्स होती हैं, ये S1 है और ये S2 है। यहां से लाइट की इंटेंसिटी जो है वो I1 है और यहां से क्या है, I2 है ना। ये I1 होता है, ये I2 होता है। तो किसी इस पॉइंट P पर जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसका जनरल फार्मूला आपको पता है। लाइट की इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, है ना, ऐसा फार्मूला होता है। क्वेश्चन में ये करें कि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल स्लिट है, मतलब दोनों की इंटेंसिटीज को हमें सेम लेना पड़ेगा। दोनों की इंटेंसिटीज को जब सेम ले लेंगे तो I इक्वल टू, मान लीजिए इसको I1 इसको I2 जो है उसको हमें इक्वल मान लें, तो ये हो जाएगा I1 I2 को भी लिख देते हैं I1 प्लस 2, ये हो जाएगा अंडर रूट I1 यानी बाहर निकलेगा I1 और उसके साथ ये मिलेगा cos फाइव। 2I1 प्लस 2I1 यहां से कॉमन ले लीजिए, तो 2I1 ब्रैकेट में ये 1 प्लस में क्या बचेगा, cos फाइव बचेगा। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात बोल रहे थे कि सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट पर इंटेंसिटी आई है। सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट पर इंटेंसिटी आई है, तो आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमम मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो पहला वो पॉइंट है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा टाइप का होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n पाई जैसा होता है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता है कि फेज डिफरेंस होना चाहिए किस टाइप का, 2n पाई के जैसा, 2n पाई के जैसा। और अगर सेंट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है सेंट्रल पॉइंट कब मिला था, जब आप n की वैल्यू 0 रखा था आपने, है ना। ये n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस टाइप से, है ना। इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज स्टार्ट होती हैं। और यहां पर जब आप n की वैल्यू 0 आपने रखा हुआ था तो 0 ऑर्डर का आपको ब्राइट फ्रिंज मिला था, जिसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो पहला आपको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, सेंट्रल वाले के अलावा पहला ब्राइट मिलता है। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको दूसरा ब्राइट मिलता है। तो देखा जाए तो एक्चुअली में सबसे पहला ब्राइट आपको यहां पर मिला था, बट उसको हमने 0 ऑर्डर का ब्राइट या फिर सेंट्रल ब्राइट बोल दिया था। तो सेंट्रल ब्राइट के लिए n की वैल्यू 0 आप जब रखिएगा तो आपको ये फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। उसके बाद ये जब 1 रखिएगा तो ये 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, उसके बाद 6 पाई। ये आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन थी। और सेंट्रल वाले पॉइंट के लिए फाई की वैल्यू 0, cos फाई की वैल्यू आप 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, फाई की वैल्यू 0 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या आएगा 4I1। मतलब सेंट्रल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो दोनों में से किसी भी एक स्लिट की इंटेंसिटी की 4 गुनी होगी। उसके बाद बोल रहे हैं कि द इंटेंसिटी एट द सेम स्पॉट व्हेन द आइदर ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड इज आई नॉट। इन दोनों में से अगर हम किसी भी एक स्लिट को पूरी तरह से बंद कर दें तब इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है। अब आप बताइए, अगर दोनों में से किसी एक स्लिट को हम बंद कर दें तो यहां पर जो भी इंटेंसिटी होगी वो इस वाले स्लिट की वजह से होगी, और इस अकेले स्लिट की वजह से यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर ये अकेला स्लिट हमारे पास बचा तो यहां पर जो भी इंटेंसिटी से निकलने वाली I2 है वही I2 इंटेंसिटी हमें यहां पर मिलेगी, यहां पर कोई इंटरफेरेंस जैसी फिनोमेना नहीं होगी। तो सवाल में बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों में से किसी एक को बंद कर दें तब यहां पर जो इंटेंसिटी मिल रही है वो I नॉट है। इसका मतलब I नॉट इस वाले स्लिट की इंटेंसिटी है, और दोनों आइडेंटिकल थे, मतलब दोनों की इंटेंसिटी ये I नॉट ही है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, जब आप किसी भी एक स्लिट को बंद करेंगे तो जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो वही मिलेगी जो स्लिट से चलने वाली लाइट की इंटेंसिटी थी। लेकिन जब दोनों ओपन रहेंगे तब आपको इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के फिनोमेना के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो कह रहे हैं कि जब दोनों में से एक को बंद किया तो यहां पर इंटेंसिटी I नॉट मिल रही है, इसका मतलब I नॉट ही इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी थी। तो जो हमने I1 लिखा था या I2 लिखा था वहां पर हम I नॉट लिख देंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू क्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4I नॉट।
ये जो हमारा इंटेंसिटी आया हुआ था इस सेंट्रल पॉइंट पर इन दोनों की वजह से 4 इंटू I1 मिला था, या 4 इंटू I2 बोलते, तो एक को बंद किया तो इंटेंसिटी I नॉट हो गई। इसका मतलब I1 या I2 ही यहाँ पर I नॉट के इक्वल है, I1 या I2 ही I नॉट के इक्वल है, तो हमने उसकी जगह पर ये वैल्यू रख दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस इज पॉसिबल फॉर। इंटरफेरेंस, दो कोहेरेंट सोर्सेस अगर हैं तो उसमें इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट वेव अनपोलराइज्ड है तब होगी, या लाइट वेव पोलराइज्ड है लेकिन उनके पोलराइजेशन का डायरेक्शन सेम होगा तब होगी, या इन दोनों कंडीशन में होगी, या इनमें से किसी कंडीशन में नहीं होगी। तो आपको हमने पिछली क्लास में एक बात बताई थी। पहली बात तो शुरुआत कंडीशन में आपने ये कभी इस बात को नहीं पढ़ा था कि जो दोनों स्लिट से लाइट वेव चलती हैं उनके इंटरफेरेंस के लिए ये पोलराइज्ड हो कि ना हो, ऐसी कोई शर्त नहीं थी, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इसका मतलब अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तभी इंटरफेरेंस होगा, लेकिन अगर ये पोलराइज्ड हुआ तो आपने सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन में ये बात पढ़ी हुई है कि अगर ये लाइट पोलराइज्ड हुई या ये वाली लाइट पोलराइज्ड हुई तो दोनों का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, दोनों लाइट वेव का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड है तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड, और ये इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड है तो ये भी इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो ये भी सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो या तो अनपोलराइज्ड रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें, लेकिन अगर पोलराइज्ड हुआ एक तो दूसरे को भी होना पड़ेगा और सेम डायरेक्शन में या सेम स्टेट का पोलराइजेशन होना पड़ेगा। तो इसलिए अनपोलराइज्ड लाइट है तब भी इंटरफेरेंस होगा और पोलराइज्ड लाइट है तब भी इंटरफेरेंस होगा, लेकिन पोलराइजेशन में ये वाली कंडीशन जैसा कि डायरेक्शन के बारे में बोल रहे हैं या स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, तो दोनों ही कंडीशन में इंटरफेरेंस होगा। यानी इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, बोथ ऑफ द एबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13। If the ratio of intensities of two waves causing interference be 9:4, then the ratio of the resultant maximum and minimum intensity will be। ध्यान रखिएगा, पीजीटी के एग्जाम के लिए तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बट लैब असिस्टेंट के लिए ये सवाल बहुत ही रिकमेंडेड होगा, क्योंकि ये इस तरह का जो सवाल होता है वो जनरली पूछा जाता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रेशियो का। ठीक है ना, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रेशियो वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें इंटेंसिटी का रेशियो आपको दिया हुआ 9:4 और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। इंटेंसिटी का नॉर्मल रेशियो दिया हुआ I1/I2 गिवन है और आपसे I मैक्सिमम/I मिनिमम पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 दैट इज 9:4 है ना। और आपको पता है इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर हम कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा A1 स्क्वायर और अपान में A2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां से एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हैं, बाकी कोई बहुत जरूरी है नहीं आपके लिए, 3/2 आ जाएगा। आपको चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है उसे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों के टर्म में बताया है, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकल के आता है √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर हो जाएगा √I1 माइनस में √I2 इसका होल स्क्वायर। ये तो इंटेंसिटी के टर्म में हुआ मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो। एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर देखें तो यहां पर हो जाएगा A1 प्लस A2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका होल स्क्वायर और अपान में मिनिमम एम्पलीट्यूड और इसका होल स्क्वायर। अब आप चाहे जैसे निकाल लीजिए, चाहे आप इसको दोनों को इसको सबको डिवाइड करिए रूट में I2 से, रूट I2 से जब इसको सबको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 1 बनेगा और ये बनेगा आपका रूट में I1/I2, रूट में I1/I2 प्लस में 1 पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहां पर बनेगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा रूट में I1/I2 और माइनस में 1 इसका होल पावर 2 इज इक्वल टू, यहां देखिए A2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा A1/A2 प्लस में 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1/A2 माइनस में 1 होल स्क्वायर। अब आप कहीं पर भी वैल्यू रखिए, चाहे A1/A2 वाली वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए, चाहे I1/I2 वाली वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए। और आप देखिए I1/I2 वाली वैल्यू रखेंगे 9/4 तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 3/2 ही बनेगा, और यहां पर भी आप 3/2 रख करके सॉल्व कर सकते थे। तो दोनों से 3/2 प्लस 1, यहां भी 3/2 प्लस 1, यहां पर आएगा 3/2 माइनस 1, यहां भी आएगा 3/2 माइनस 1, तो कहीं से आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3/2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपान 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, तो 5 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और अपान में 1, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा 25:1।
आप लोग भी थोड़ा आंसर देते रहें तो हमें पता चले कि आप कर रहे हैं क्वेश्चंस को कि नहीं कर रहे हैं, या फिर बैठ के देख रहे हैं कि सॉल्यूशन करने के बाद इसका ये आंसर आएगा। आप भी कॉपी पर करते रहिए पैरेलल, और उसके बाद फिर मैच करिए ना, तो इससे आइडिया लगेगा कितना एक्यूरेसी आपका जा रहा है, कितना अच्छा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। इस तरह से 2-3 टाइप के 4 टाइप के सवाल आते हैं, ये सवाल को आप ध्यान समझिए। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, अ प्लेट ऑफ थिकनेस टी मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले एक ग्लास प्लेट को रखा गया। करेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टी which will make the intensity at the center of the fringe pattern 0। सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न यानी कि सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होता है वहां पर कह रहे हैं कि इंटेंसिटी 0 करने के लिए इस प्लेट की थिकनेस टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन आप देख लीजिए और इस सवाल को करने का मीनिंग समझिए। पहले सबसे पहले तो इस पूरे केस को आप समझिए कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये आपके 2 स्लिट हो गए, ये हुआ आपका S1 स्लिट, ये हुआ आपका S2 स्लिट। इस स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, इन दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। ठीक है, और यहां से बिल्कुल सामने ये होता है बिल्कुल बीच में ये सेंट्रल पॉइंट O। फ्रिंज पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहां पर आपको मिलता है ब्राइट, ऐसे होता है, ये आप ऐसे बना लीजिए अगर डायग्राम बनाएं तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर सबकी इंटेंसिटी सेम है, ये थोड़ा ज्यादा बन गया लेकिन इक्वल ही होता है। तो यहां पर आपको मिलता है मैक्सिमम, बगल में मिलेगा मिनिमा, यहां पर मिलेगा मिनिमा। मतलब कि ये हुआ आपका ब्राइट, फिर यहां पर डार्क हुआ, यहां पर ब्राइट हुआ, फिर यहां पर डार्क हुआ, यहां पर ब्राइट हुआ, यहां पर डार्क हुआ। वैसे यहां पर ब्राइट है तो ये डार्क हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंट्रल वाले पॉइंट पर आपको 0 ऑर्डर वाला ब्राइट मिल रहा है, और उसके जस्ट नीचे यहां पर आपको पहला डार्क मिल रहा है, और इसके ऊपर भी जस्ट आपको पहला डार्क मिल रहा है ना, पहला डार्क मिल रहा है। और इन दोनों डार्क के बीच में आपका सेंट्रल वाला ब्राइट है, इन दोनों डार्क के बीच में सेंट्रल वाला ब्राइट है, ये बात ध्यान रखिए। अब सवाल में आपसे ये करें कि यहां से जो दोनों वेव जा रही थी, ये जो 2 रे आपस में जाके यहां पर इंटरफियर कर रही थी पूरी स्क्रीन पर, उसमें से किसी एक के रास्ते में आपने रख दिया टी थिकनेस वाले और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास प्लेट को। अब आपने ये पढ़ रखा हुआ है कि अगर आप कभी भी ग्लास प्लेट को रखेंगे तो ग्लास प्लेट के रखने की वजह से पहले तो ये जो वेव जा रही थी और ये वाली जो वेव जा रही थी, अगर हम इसको S1P बोलें और इसको हम S2P बोलें, तो पहले क्या था, पहले S1P और S2P, अगर हम इसकी दोनों की बात करें S2P माइनस S1P, पहले इसका जब हम पाथ डिफरेंस निकालते थे तो ये पाथ डिफरेंस जो भी कुछ आता था वो तो आएगा ही, मान लीजिए ये आपका आता था XD अपान में कैपिटल D। लेकिन जब आप ग्लास प्लेट को रख देते हैं तो ग्लास प्लेट को रखने के बाद जो नया पाथ डिफरेंस आता है S2P माइनस में S1P के बीच में, अब वो क्या होता है, अब वो आपका आता है XD अपान कैपिटल D और माइनस में म्यू माइनस 1 इंटू में T, माइनस में म्यू माइनस 1 इंटू में T। यानी ये इतना जो पाथ अलग से आ गया, एडिशनल पाथ यहां पर आने लगा इस S1 वाले पार्ट में, वो पार्ट आपका म्यू 1 माइनस इंटू T जो है वो किस वजह से आया, ग्लास के स्लैब की वजह से। यानी अगर हम ग्लास के स्लैब को ना रखते तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो सीधे सीधे S1P थी, एयर या वैक्यूम में, है ना, और ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की थी वो T डिस्टेंस थी। लेकिन जब हमने ग्लास प्लेट रख दिया तो ग्लास प्लेट में T डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब कि एयर या वैक्यूम में म्यू इंटू T के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो आपका T हुआ करता था अब वो म्यू इंटू T हो गया, तो कितने का डिफरेंस हो गया, तो आप बोलेंगे म्यू T माइनस T, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू T। तो ये हुआ ग्लास स्लैब की वजह से इस वाले पाथ में चेंज, इसके पाथ में इतने का डिफरेंस आया, और इन दोनों के पाथ में जो डिफरेंस आएगा, पहले जितना आ रहा था उतना आएगा, इतना अब ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि जिधर आप जैसे इस वाले में रखेंगे ग्लास स्लैब को तो आपका जो फ्रिंज पैटर्न है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसको इधर वाले में रखेंगे तो पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्रिंज में शिफ्ट आता है, फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू, एक जनरल फार्मूला आपको बता रहे हैं, फ्रिंज शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा, ये फार्मूला आपने निकाला था D अपान स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू T, ये फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला था, इज इक्वल टू, अब D अपान स्मॉल d को आपने बीटा अपान लैम्डा लिखा था, और यहां था म्यू माइनस 1 इंटू में T, इज इक्वल टू, ये हुआ नंबर ऑफ फ्रिंज और ये हुआ एक फ्रिंज का विड्थ। नंबर ऑफ फ्रिंज और ये एक फ्रिंज का विड्थ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है इस बात को आप समझ लीजिए, और ये फार्मूला
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए 3 से 4 ऐसे सवाल हैं जो आप सॉल्व कर लेंगे, और ये सवालों की प्रोबेबिलिटी आपके झारखंड पीजीटी का जैसा स्ट्रक्चर है उसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। ठीक है, देखिए ये फ्रिंज में शिफ्ट जो आपने टोटल निकाला है, कि मान लीजिए कि आपने जैसे इसको रखा, यहां से पूरे के पूरे 15 फ्रिंज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, जहां भी अपनी जगह पर थे उससे 15 फ्रिंज आगे चले गए, या नीचे लगाया तो 15 फ्रिंज नीचे चले गए। अब आप बताइए किसी भी एक फ्रिंज की अगर हम बात करें, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, किसी भी एक फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो होती है डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, यानी ये जो पूरा आपका फ्रिंज होता है ये इसकी विड्थ का ये फार्मूला है। और अगर ऐसे ऐसे 15 फ्रिंज शिफ्ट हुए तो कितना डिस्टेंस पूरा शिफ्ट हुआ, टोटल कितना डिस्टेंस आप बताइए। अगर एक फ्रिंज यहां पर ऐसे है, ये इतनी इसकी विड्थ है, और ऐसे ऐसे करके 15 फ्रिंज के बराबर डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो कितना डिस्टेंस ऊपर हो गया, नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू में एक फ्रिंज का विड्थ। अगर एक फ्रिंज का इतना विड्थ है बीटा है, एक फ्रिंज का विड्थ बीटा है, तो 15 फ्रिंज की वजह से कितना डिस्टेंस ऊपर गए होंगे, 15 गुणे बीटा कर देंगे, 15 इंटू बीटा करेंगे, यानी नंबर ऑफ फ्रिंज इंटू फ्रिंज विड्थ से मल्टीप्लाई करने पर टोटल शिफ्ट आपको मिलता है। टोटल शिफ्ट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंज इंटू में विड्थ ऑफ वन फ्रिंज, ये होता है फार्मूला। ये कॉमन एक कॉन्सेप्ट है कि टोटल फ्रिंजों में कितनी शिफ्ट होगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंज और एक फ्रिंज का विड्थ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो टोटल फ्रिंज के शिफ्ट का लेंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, एक बार आप लोग बता देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका ये आपका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फ्रिंज या नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू में फ्रिंज विड्थ। और अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इस सवाल पर आते। देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल वाले पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, उस सेंट्रल वाले पॉइंट पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी या जीरो इंटेंसिटी चाहिए। तो सेंट्रल पॉइंट पर जीरो इंटेंसिटी पाने के लिए ये वाले डार्क फ्रिंज को यहां पर जाना पड़ेगा, है ना। ये डार्क फ्रिंज अगर यहां से खिसक के यहां चला जाए तो यहां पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी या जीरो इंटेंसिटी मिलने लगेगी। वैसे तो कोई भी दूसरा डार्क यहां जा सकता था, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिनिमम थिकनेस चाहिए, स्लिट की जो थिकनेस होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। और आप देखिए स्लिट की जितनी ज्यादा थिकनेस होती है उतना ज्यादा शिफ्ट होता है। अगर हम कम से कम थिकनेस रखना चाहते हैं तो कम से कम हमें शिफ्ट भी कराना है, और कम से कम शिफ्ट करा के इसकी इंटेंसिटी को जीरो करना है, तो पहले वाले ही डार्क को यहां पर लेके चले जाते हैं। तो पहले वाले डार्क को यहां पर ले जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। और पहला वाला डार्क यहां से यहां तक जा रहा है, तो आप बताइए यहां से लेकर यहां इस पहले डार्क और ये वाले पहले डार्क के बीच में ये होता है आपका ब्राइट का फ्रिंज विड्थ। ये पूरा आपका फ्रिंज विड्थ है। दो सक्सेसिव डार्क या दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो दो लगातार इस डार्क के बीच की टोटल विड्थ जो होगी वो फ्रिंज विड्थ बीटा है, लेकिन आपको आधा ही शिफ्ट यहां से यहां तक कराना है, तो यहां बीटा लिखने की बजाय बीटा अपान 2 करना पड़ेगा। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा कि फ्रिंज शिफ्ट डी अपान स्मॉल डी और ये म्यू माइनस 1 इंटू में टी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। कौन से फ्रिंज की बात करेंगे, पहला ही फ्रिंज हम यहां पर लेके जाएंगे, एक ही फ्रिंज ले जाना है, एक क्या बल्कि आधा ही फ्रिंज ले जाना है। तो आप लिख लीजिए आधा फ्रिंज लेके जाना है, या फिर बीटा का आधा कर लीजिएगा, है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये डी और लैम्डा अपान में स्मॉल डी, मतलब जितना भी फ्रिंज का विड्थ होता है उसका हमें आधा ही लेके जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि पूरा फ्रिंज का मतलब यहां से लेकर यहां तक होता है, ये पूरा फ्रिंज विड्थ होता है, हमें उसका आधा ही ले जाना है, यानी बीटा अपान 2 करना है। तो बीटा की वैल्यू डी लैम्डा अपान डी होता है, उसका अपान 2 करेंगे तो ये 2 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करिए, डी और डी से कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, टी मिनिमम आपको मिल जाएगा कितना, टी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 म्यू माइनस 1, लैम्डा अपान 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, और एक बार आपने ये सवाल को समझ लिया तो आगे के सारे सवाल आपको आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में देख लीजिए। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ग्लास स्लैब को रखने के बाद जो फ्रिंज में शिफ्ट आता है, ये उसके पाथ में इतना एडिशनल डिफरेंस आएगा पाथ में, लेकिन फ्रिंज में कितने का शिफ्ट आएगा, कितना फ्रिंज ऊपर या नीचे खिसक जाएगा, इतना खिसक जाएगा। और कोई भी फ्रिंज कितना ऊपर खिसक गई या नीचे खिसक गई, भाई एक फ्रिंज जो होता है, एक फ्रिंज का मतलब दो डार्क के बीच में जो एक ब्राइट है वो एक फ्रिंज है, इन दोनों डार्क के बीच में जो ब्राइट बना हुआ है ये एक फ्रिंज है। तो एक फ्रिंज का जो विड्थ होता है वो बीटा के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू होती है डी लैम्डा अपान में डी, ये एक फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो अगर ऐसे ही मान लीजिए 15 फ्रिंज शिफ्ट हुआ है, तो एक फ्रिंज में अगर इतनी लेंथ है, इतना विड्थ है, तो 15 फ्रिंज की वजह से कितना ऊपर गया होगा, इसका 15 गुना करना पड़ेगा। यानी टोटल फ्रिंज शिफ्ट निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ फ्रिंज या नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू में फ्रिंज विड्थ करना पड़ता है। बट यहां इस सवाल में आपको मिनिमम थिकनेस चाहिए था, और यहां पर इंटेंसिटी जीरो करनी है, तो इसके जस्ट बगल में यहां पर डार्क है, इसी वाले डार्क को यहां पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये डार्क और इस वाले सेंट्रल के बीच की जो विड्थ है वो एक फ्रिंज की आधी है, एक फ्रिंज की विड्थ जितनी होती है उसकी आधी विड्थ हमें शिफ्ट करनी होगी। तो जो हम बीटा लिखते थे वो हम बीटा अपान 2 लिखेंगे, और बीटा का फार्मूला डी लैम्डा अपान डी अपान में 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। बस
उसके बाद सॉल्व कर लिया तो ये आ गया टी मिनिमम इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन लाइट वेव सफर्स रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस। आप लोग बताएंगे इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। थियरी में यही बात बार बार आपको बता रहे थे, व्हेन द लाइट वेव सफर्स रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर, between glass and air, the change of phase of the reflected wave is equal to 0, pi by 2, pi and 2 pi। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं कि जब लाइट जो है वो ग्लास से एयर में पास होती है, ग्लास एयर का जो इंटरफेस है वहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो फेज में, रिफ्लेक्टेड वेव की फेज में कितने का डिफरेंस आएगा। आप देखिए ध्यान से, ये ऊपर क्या है, यहां पर एयर है, यहां पर क्या है, ये ग्लास है, यहां पर क्या है, एयर है। ठीक है, लाइट ऐसे आके अगर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तब क्या होगा, लाइट ऐसे आकर अगर रिफ्लेक्ट होगी ऐसे तब क्या होगा। अब देखिए ये जो इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, तो ये इंटरफेस का नाम क्या होगा, ये इंटरफेस का नाम है एयर ग्लास। ये कौन सा इंटरफेस है, एयर ग्लास इंटरफेस। और ये वाला कौन सा इंटरफेस है, ये ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ग्लास एयर इंटरफेस, है ना, है ना। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि एट द इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर, ग्लास और एयर का जो इंटरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन के बाद कितना फेज चेंज होगा। तो आपने पढ़ा हुआ यहां से कुछ नहीं होगा, ये रेयर मीडियम का इंटरफेस हुआ, ये रेयर मीडियम का सरफेस हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन पर नो फेज चेंज, यहां कोई भी फेज चेंज नहीं होता। लेकिन डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद, या रेयर टू डेंसर जो इंटरफेस है उससे रिफ्लेक्शन के बाद पाई का चेंज आ जाता है। तो इसलिए इस सवाल को करते टाइम ध्यान रखिए कि ग्लास टू एयर बोला है कि एयर टू ग्लास बोला है। ये ग्लास टू एयर बोल रहे थे, नो फेज चेंज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट इन ट्रांसमिटेड लाइट द सेंटर इज। अब ये बात तो याद हो गई होगी, हमने इतना थियरी में आपको इस बात को बताया था क्लियरली कि अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें, न्यूटन्स रिंग में रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये आपका था किसके लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। और अगर बात इसमें हम नॉर्मल इंसिडेंस की करेंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। न्यूटन्स रिंग में थीटा बहुत ही छोटा होता है, वेज से फिल्म के अंदर वेज एंगल बहुत कम होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। एयर फिल्म बन रहा है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। और सेंटर वाले पॉइंट की अगर बात करें, यहां पर सेंटर वाले पॉइंट की बात करें, क्योंकि जो फ्रिंज बनता है वो यही बनता है, इसी के चारों तरफ ऐसे ये रिंग बनता है, ग्लास प्लेट और स्पेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में बनता है ना। तो इस वजह से आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे सेंटर वाले पॉइंट पर टी की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 0 का मतलब ये आएगा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। और ये पाथ डिफरेंस जब इस टाइप का होता है, दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस अगर ये 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यानी कहने का मतलब लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल जब भी होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और लैम्डा का जब पाथ डिफरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये जनरल पाथ डिफरेंस था, और ये जनरल पाथ डिफरेंस आपका कन्वर्ट होकर ऐसे हो गया, जो कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर बनेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर बनेगा डार्क फ्रिंज। ये डार्क वाली कंडीशन है, लेकिन सवाल में ट्रांसमिटेड का पूछ रहे हैं, और ट्रांसमिटेड के लिए जनरल पाथ डिफरेंस में ये नहीं होता। ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जनरल पाथ डिफरेंस का ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से 2t बचेगा, सेंटर वाले पॉइंट के लिए t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पाथ डिफरेंस 0 आएगा, और पाथ डिफरेंस n लैम्डा वाले में n की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जाता है। तो 0 पाथ डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, वहां ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान से देख लीजिए, रिफ्लेक्टेड लाइट का सेंटर न्यूटन्स रिंग में, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर न्यूटन्स रिंग की बात कर रहे हैं तो उसका सेंटर डार्क बनेगा, लेकिन अगर ट्रांसमिटेड लाइट की बात करेंगे तो उसका जो सेंटर बनेगा वो ब्राइट बनेगा। ये बहुत ही ज्यादा फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए एकदम से, हर बार ये सब करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट का सेंटर ब्राइट होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट का सेंटर डार्क होता है। हमने आपको जनरल पाथ डिफरेंस के एक्सप्रेशन से यहां एक्सप्लेन भी कर दिया है, नहीं समझ में आया इसको छोड़ दीजिए, आंसर याद कर लीजिए कि रिफ्लेक्टेड में सेंटर डार्क होता है और ट्रांसमिटेड में सेंटर ब्राइट होता है। तो ये ट्रांसमिटेड का पूछ रहे थे, ब्राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ सवाल हम छोड़ेंगे भी ताकि आप लोग करें, क्योंकि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देखिए इसमें करें कि इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया जा रहा है, इंटरफेरेंस बन रहा है। व्हेन स्क्रीन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स स्लिट्स बाई 5 × 10⁻⁻² मीटर। ये देखिए स्क्रीन है, ये आपके दोनों स्लिट हैं, और इनके बीच की ये डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, है ना। बाद में करें कि आपने क्या किया, स्क्रीन को शिफ्ट किया है स्लिट की तरफ। तो ये स्क्रीन आपने मान लीजिए उठाकर यहां कर दिया, कितना शिफ्ट कर दिया, x डिस्टेंस से आपने शिफ्ट कर दिया। तो जब आप x डिस्टेंस यानी इतना डिस्टेंस शिफ्ट कर दिए, x की वैल्यू है, तो फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाई 3 × 10⁻⁵ मीटर।
जब आपने इस वाली स्क्रीन को यहां से उठा के यहां रखा तो जो फ्रिंज पहले बन रहा था और जो फ्रिंज अब बनेगा उन दोनों फ्रिंज में इतना डिफरेंस आ गया, यानी ये चेंज इन फ्रिंज विड्थ है, डेल्टा बीटा बोलेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 10⁻³ मीटर, इन दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10⁻³ मीटर, तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट बतानी है। सिंपल सा सवाल है। इनिशियल स्टेज में फ्रिंज विड्थ कितना था जब आपका वो स्क्रीन वहीं पर था, ये हो जाएगा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, इक्वेशन नंबर 1 है ना। डी हमने पूरा लिखा हुआ क्योंकि यहां से यहां तक ये था तो कैपिटल डी डिस्टेंस था। दूसरे वाले केस में जब आपने स्क्रीन को एक्स डिस्टेंस वापस इधर ले आए, अब फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होगा, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस अब पहले से बदल गया, अब हो जाएगा डी माइनस एक्स। अब ये डिस्टेंस कितना है, अब ये डिस्टेंस है डी माइनस एक्स, तो ये लिखेंगे यहां पर। उसके बाद लैम्डा और अपान में स्मॉल डी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या 2, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, सिंपल सी बात है कि ये वाला फ्रिंज विड्थ इस वाले फ्रिंज विड्थ से कम है, तो कितना कम हो गया, तो अगर हम यहां में से बीटा डैश को माइनस करेंगे तो इसको हम डेल्टा बीटा बोल सकते हैं, चेंज इन फ्रिंज विड्थ। और इसमें से इसको माइनस करके आप चेक कर लीजिए, माइनस जब करेंगे तो डी लैम्डा अपान डी कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस बनेगा तो एक्स लैम्डा अपान स्मॉल डी आएगा, है ना। तो ये चेंज इन फ्रिंज विड्थ आपको सवाल में दिया हुआ, वो है चेंज इन फ्रिंज विड्थ, ये इतने का चेंज हुआ। और जो आपने एक्स डिस्टेंस इसको मूव किया था वो डिस्टेंस आपको यहां दिया हुआ है। जो स्मॉल डी है फ्रिंजों के स्लिट के बीच का डिस्टेंस, वो स्मॉल डी आपको यहां दिया हुआ, तो एक्स निकाल लीजिए, तो आपको ये सॉरी लैम्डा निकाल लीजिए। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बीटा इंटू स्मॉल डी, डेल्टा बीटा इंटू स्मॉल डी और अपान में ये एक्स, अपान में हो जाएगा एक्स। डेल्टा बीटा की वैल्यू, डेल्टा बीटा मतलब चेंज इन फ्रिंज विड्थ, दैट इज 3 × 10⁻⁵ इंटू स्मॉल डी, दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस 10⁻³ और अपान में एक्स की वैल्यू कितनी है, कितना डिस्टेंस इसको खिसकाया गया था, 5 × 10⁻² मीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर। यूनिट का ध्यान रखें, मीटर में मीटर में मीटर में, तो ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, अब ये आसानी से आ जाएगा। तो ये हुआ 3/5 इंटू ये -5 -3 -8 और ये ऊपर जाके बनेगा माइनस कितना 6, है ना। इसको डिवाइड किया तो 0.6 आएगा, यानी 6 × 10⁻7 करेंगे तो कुल मिला के ये 6000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टोटल 45 नंबर तक पहुंचेंगे, अभी हम लोग 18 नंबर पर है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि यूजिंग येलो लाइट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 60 फ्रिंजेस आर सीन। ये सवाल भी बहुत फेमस है पीजीटी लेवल के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये सवाल आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत फेमस सवाल है, एग्जाम में आ सकता है आपके यहाँ। यूजिंग येलो लाइट, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 60 फ्रिंजेस आर सीन, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन ब्लू लाइट ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। अब आप देखिए कि अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको कितनी फ्रिंजेस पहले दिखाई दे रही थी, पहले आपको 60 फ्रिंजेस दिखाई दे रही थी, है ना भाई। फ्रिंजेस चाहे जितनी बन जाए लेकिन दिखेंगे आपको कितनी, जितना आपका ये फील्ड ऑफ व्यू होगा, जितनी दूर तक आप देख रहे होंगे उसके अंदर जो फ्रिंजेस होंगी वही आपको दिखाई देंगी। तो आपको 60 फ्रिंजेस पहले दिखाई दे रही थी इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में जब आप लाइट यूज कर रहे थे 6000 एंगस्ट्रॉम वाली। अब आप हमें एक बात बताइएगा, मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल 60 फ्रिंज आ रही थी और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम कुछ नाम दे देते हैं, ये हो गया आपका y, है ना। तो जरा बताइए y जो डिस्टेंस है, अभी वही पीछे बात हो रही थी शिफ्ट वाले फार्मूले में कि ये जो पूरी y डिस्टेंस है, इस पूरे y डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं, 60 फ्रिंजेस आ रही हैं। और एक फ्रिंज की विड्थ जो होती है उसको हम बीटा बोलते हैं, ये एक फ्रिंज हुआ, इसकी विड्थ को हम बीटा बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। अब बताइए अगर एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है तो टोटल 60 जो फ्रिंजेस यहां पर इस जगह में है, इसकी यहां से यहां तक की विड्थ कितनी होगी भाई। एक फ्रिंज की विड्थ को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा यहां से यहां तक का विड्थ आ जाएगा। ये पूरा जो वाई डिस्टेंस जिसको आप बोल रहे हैं, ये पूरे वाई डिस्टेंस में 60 फ्रिंजेस हैं और हर एक फ्रिंज इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा हर एक फ्रिंज है आपका। तो 60 फ्रिंजेस की टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 60 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ऑर्डर ऑफ फ्रिंज इनटू में फ्रिंज विड्थ, ये टोटल इस लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। तो वाई की जगह पर आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ फ्रिंज और एक फ्रिंज की विड्थ, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है वो n है और एक फ्रिंज की विड्थ की अगर बात करें तो वो कितना है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है आपका, इसको आप लिख लीजिए n, और फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हो जाएगा डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। कहने का मतलब कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ इतनी है। तो चाहे आप लाइट को बदल दीजिए, तो लाइट को बदलने पर, वेवलेंथ को बदलने पर और नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो यहां बन रही थी वो बदल जाएंगी। आप अगर लैम्डा को बदलेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बदल जाएंगे, लेकिन इसी लेंथ के अंदर आपको सारी फ्रिंजेस अभी भी दिखाई देंगी। तो क्या आप बोलेंगे कि पहले वाले केस में y, दूसरे वाले केस में y फील्ड ऑफ व्यू तो आपका सेम ही था। पहले केस में मान लीजिए n1 फ्रिंज थी, हर फ्रिंज का विड्थ β1 था। दूसरे केस में आपकी n2 फ्रिंजेस थी लेकिन हर एक फ्रिंज पतला हो गया, मान लीजिए β2 उसका विड्थ हो गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, n1 कितना है, n1 मतलब n1 रहने दीजिए और बीटा का मतलब d लैम्डा 1 अपान स्मॉल डी, आपने इसको चेंज नहीं किया है। यहाँ पर आप लिखिएगा n2 और यहाँ पर बन जाएगा d लैम्डा 2 और अपान में स्मॉल डी।
तो देखिए स्मॉल डी कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। बहुत सारे लोग इसको भी एज अ फार्मूला याद कर लेते हैं, तो अच्छी बात है अगर आपको याद रह सके तो आप सीधे इसको एज अ रिजल्ट याद करिए। और पहले जब लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज कर रहे थे तो कितनी फ्रिंजेज आ रही थी 60, तो आप लिखेंगे 60 इंटू वेवलेंथ कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दूसरे में कितनी फ्रिंजेज आएंगी नहीं पता, और कौन सी लाइट यूज हो रही है 4500 एंगस्ट्रॉम वाली। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा और बाकी आप 15 से इसको डिवाइड करिए 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। 3 से इसको डिवाइड करिए यहाँ पर 20 आ जाएगा और 20 गुणे 4 करेंगे तो 80 हो जाएगा। n2 इक्वल टू 80। 80 फ्रिंजेज जब इसी डिस्टेंस के अंदर बनेंगी और यहाँ पर ऑप्शन में 80 करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, हाँ 80 आएगा, इसका आंसर 80 आएगा। यानी कहने का मतलब कि पहले जब आप ये वाली लाइट यूज कर रहे थे तो सिर्फ इसमें 60 फ्रिंजेस बन रही थी, जब आपने लाइट का वेवलेंथ कम कर दिया तो अब क्या होगा, पतली पतली फ्रिंजेस बनेंगी, लेकिन अब इसी जगह के अंदर पहले मोटी मोटी बन रही थी 60 आ रही थी, अभी पतली पतली फ्रिंजेस बनेंगी, उनकी चौड़ाई कम हो जाएगी, तो कितनी उसी में एडजस्ट हो जाएंगी 80 फ्रिंजेस उसी में एडजस्ट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 80। ठीक है, 80 फ्रिंजेस आ जाएंगी। ये सवाल एकदम अच्छे से आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा, फील्ड ऑफ व्यू की जो लेंथ होगी वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज इनटू फ्रिंज विड्थ से निकलता है। ये बात अगर समझ में आ गई तो फार्मूला कभी भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ बैंड विड्थ बी इज। बैंड विड्थ मतलब फ्रिंज विड्थ, कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ अगर बी है तो उस बी के टर्म में आपको इस सवाल का जवाब देना है। पहली बात तो फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ बी है, जिसका फार्मूला आपको पता है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी होता है। पहले डार्क और पहले ब्राइट के बीच का क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। पहले डार्क और पहले ब्राइट के बीच कितना डिस्टेंस है वो पता करना है। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला पता है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला एक्स एन इक्वल टू आप लिखते हैं डी एन लैम्डा अपान स्मॉल डी। डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसको एक्स एन डैश बोले तो ये होता है डी एन प्लस 1/2, माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, ये हमने आपको बताया कई बार कैसे प्लस या माइनस होता है, और अपान में डी। अब बताइए कि अगर ये आपका ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला है तो जब आप n की पहली वैल्यू यानी कि 0 रखेंगे, n की पहली वैल्यू यानी कि 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा सेंट्रल वाला ब्राइट या 0 ऑर्डर का ब्राइट। बात हो रही है पहले ब्राइट की पहले डार्क की, तो पहले ब्राइट की पोजीशन के लिए जिसको हम x1 बोलेंगे, लेकिन यहां n की कौन सी वैल्यू रखेंगे, दूसरी वाली वैल्यू जो कि 1 है, क्योंकि इन दोनों फार्मूलों में जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब आप यहां पर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो n की वैल्यू 0 रखने पर 0 ऑर्डर वाला ब्राइट आता है जो कि सेंट्रल ब्राइट होता है। हमें पहले ब्राइट की बात करनी है तो हम n की ये वाली वैल्यू रखेंगे 1, तो हमें x1 इक्वल टू मिलेगा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये हो गया पहले वाले ब्राइट की पोजीशन, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ से, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ से पहले ब्राइट की पोजीशन हमें मिल गई। पहले डार्क की अगर पोजीशन की बात करें, पहला डार्क कहां बनेगा, तो आपको पता सेंट्रल ब्राइट है, पहला ब्राइट है, इनके बीच में पहला डार्क बनेगा। बाकी आप फार्मूले से निकाल लीजिए, n की पहली वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 0 होगी, तो जैसे आप n की पहली वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला डार्क मिलेगा, दैट इज आपको मिलेगा डी लैम्डा अपान में ये 2 और ये स्मॉल डी। ये हो गया पहले वाले डार्क की पोजीशन। देखिए डी लैम्डा अपान डी है और ये डी लैम्डा अपान डी के अपान में 2 है, मतलब उसके आधे डिस्टेंस पर ही आपको पहला डार्क मिलेगा। पहला डार्क ये है, पहला ब्राइट ये है, सेंट्रल ब्राइट ये, और पहले डार्क और पहले ब्राइट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो पहले ब्राइट वाले की पोजीशन में से पहले डार्क की पोजीशन को माइनस कर लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्राइट वाले की पोजीशन में से पहले डार्क वाले की पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये है आपका डी लैम्डा अपान स्मॉल डी और ये है आपका डी लैम्डा अपान में 2d, माइनस कर लीजिए, ये 1 गुना है, ये 1/2 गुना है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा डी लैम्डा अपान में 2d। और इसको फ्रिंज विड्थ के हिसाब से बताना है, फ्रिंज के विड्थ के फॉर्म में बताना है, तो डी लैम्डा अपान डी फ्रिंज का विड्थ होता है, तो उसको b बोल दीजिए और अपान में 2 है तो 2 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन कल वाली क्लास का, ये कल वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, पहली बात तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो किसी दूसरे सवाल के आ गए हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो किसी दूसरे सवाल के हैं, तो ये ऑप्शंस नहीं है इसके। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। मतलब स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पर जहां पर इन दोनों वेव S1 और S2 से जाने वाली लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस जिस केस में लैम्डा है, उस जगह पर जो इंटेंसिटी आ रही है उसको बोल रहे हैं के। ठीक, जब पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच का लैम्डा है उस टाइम पर जो इंटेंसिटी आ रही है उसको के बोल रहे हैं। तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता क्या है, इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला ये हो गया आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड I1 I2 और उसके बाद क्या है कॉस ये फाई हो गया, है ना। अब आप बताइए किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी को ये के बोल रहे हैं वो इंटेंसिटी जानने से पहले आपको फेज डिफरेंस जानना पड़ेगा, है ना। बाकी यहां पर एक चीज और देखना पड़ेगा कि जो दोनों लाइट के सोर्सेस हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लाइट का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इन्होंने दिया हुआ है, लाइट का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट।
व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। अब देखिए ये बात वैसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोनों जो सोर्सेस हैं उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है ना। अगर डिफरेंट होती तो ये बोलते इस बात को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। I1 I2 को आप एक्जैक्टली सेम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट, बोलिए आई नॉट, इसको भी बोलिए आप आई नॉट प्लस ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और उसके बाद आएगा क्या, cos फाई। तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट, 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट cos फाई। ये अभी तक आपने इंटेंसिटी का ये जनरल फार्मूला ही लिखा है, कुछ स्पेशल आपने नहीं किया। अब केस नंबर 1 अप्लाई करते हैं। जब पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच का कितना है, पाथ डिफरेंस आपका है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस, है ना, ये फार्मूला होता है। तो 2 पाई बाई लैम्डा वेव का वेवलेंथ इंटू पाथ डिफरेंस सवाल में दिया लैम्डा के इक्वल है, तो इससे कैंसिल किया तो आपको पाथ डिफरेंस 2 पाई मिला। मतलब जिस जगह पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है उस जगह पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, उस जगह पर फेज डिफरेंस 2 पाई आ रहा है, तो उस जगह पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट, और यहां पर हो जाएगा फाई की जगह पर 2 पाई cos 2 पाई, और आपको पता है cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 पावर n, और sin n पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो cos n पाई की वैल्यू -1 पावर n, n की जगह पर 2 रखेंगे तो यहां पर 2 रखेंगे तो सॉल्व करने पर 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1, तो 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट करेंगे तो 4 आई नॉट आएगा। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि जिस जगह पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है उस जगह पर जो इंटेंसिटी है वो k है, तो इसी चीज को हम k बोल सकते हैं। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इतनी इंफॉर्मेशन सवाल में थी अभी तक, ये अभी तक यहां तक थी, और हमसे पूछ क्या रहे थे कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है वहां पर इंटेंसिटी बतानी है। तो जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है वहां का पहले फेज डिफरेंस तो देखिए, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है वहां का फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 2 पाई बाई क्या 3, है ना। तो ये आपको मिल गया फेज डिफरेंस उस जगह का जहां पर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला था, तो इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट, और ये cos फाई की जगह पर लिखेंगे 2 पाई बाई 3, है ना। cos 120 की वैल्यू -1/2, और -1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो 2 आई नॉट माइनस में आई नॉट, दैट इज आई नॉट, ये आ जाएगा, ये आ जाएगी इंटेंसिटी की वैल्यू। बट ऑप्शन यहां पर एक्चुअली गलत है, और आपको जो ऑप्शन दिया था वो k के टर्म में दिया था। तो k के टर्म में अगर आपको बताना है इसका आंसर, तो बताइए आई नॉट को अगर k के टर्म में लिखना है तो 4 आई नॉट इक्वल टू k है, तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई 4। तो यहाँ आई नॉट की जगह पर हम चाहे तो लिख सकते हैं k बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, वो 20 तक था, ये 21 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ज्यादातर इसमें जो चीजें होंगी वो प्रॉपर्टी और वो डिफिनीशन जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं उनके रिवीजन के लिए, और उसमें जो भी डाउट्स आए होंगे उनको समझने के लिए। आप बहुत सारी चीजों में कल कंफ्यूज थे, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो आज की इस क्लास में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चीजें रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि मैं कल आपसे बोल भी रहा था कि हो सकता है कि थियरी को पढ़ने में आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है कि कहाँ यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। तो आज की इस क्लास के बाद आप थियरी के उन टॉपिक्स को जब न्यूमेरिकल के साथ रिलेट करके देखेंगे तो एकदम पिक्चर क्लियर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि साथ में थियरी को भी समराइज करते हुए क्वेश्चन को आपको बताएं ताकि वो और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि इन फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म द प्रिज्म एंगल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में जो प्रिज्म एंगल होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आपको पता है फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में क्या होता था, दो प्रिज्म को हम बेस टू बेस कनेक्ट करते थे, दो प्रिज्म को हम बेस टू बेस कनेक्ट करते थे, और ऐसे प्रिज्म को कनेक्ट करते थे जिसका प्रिज्म एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा होता था। और कितना होता था ये आपसे सवाल का हाईलाइटेड पॉइंट है, ये पूछा जाता है, सिर्फ छोटा से काम नहीं चलेगा। तो लगभग ये 30 मिनट के आसपास, यानी 1 डिग्री का आधा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और यहाँ 30 मिनट का आपका ये एंगल बनेगा, यानी 1 डिग्री का आधा, आधे डिग्री की ऑर्डर का होता है, 30 मिनट के ऑर्डर का होता है आपका ये प्रिज्म एंगल फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के अंदर। और ये जो बाकी दूसरा एंगल बच गया, एक एंगल 30 मिनट का, एक एंगल 30 मिनट का, दोनों प्रिज्म का ये प्रिज्म एंगल हो गया। तो ये वाला जो एंगल बचा कितना होगा, ये टोटल होता है 180 डिग्री। तो ये 30 मिनट, ये 30 मिनट मिलाकर के 1 डिग्री हुआ, तो 180 में से 1 बच गया, ये कितना हो गया 179 डिग्री। तो ये एंगल आपको 179 डिग्री होगा, लेकिन प्रिज्म एंगल आपका ये है, ये पहला प्रिज्म था और ये दूसरा प्रिज्म था, तो ये आपका प्रिज्म एंगल है, इसी को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। और आपको पता है फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के अंदर जो हमारा एक ही सोर्स होता है, इसी एक ही सोर्स से चलने वाली जो लाइट थी, ये वाली लाइट ऐसे गई, ये वाली लाइट ऐसे गई, इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये हमारे जो दोनों पॉइंट S1 और S2 हैं, ये दोनों एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, एक ही मेन सोर्स से, एक ही पेरेंट सोर्स से दोनों क्रिएट हुए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर सॉरी, यहां पर प्रॉपर रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हो रही है, यहां पर प्रॉपर रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है। और आपने पढ़ा हुआ है
कि रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिएगा ये सारी चीजें रिवाइज हो रही, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये फेनोमेना जहां भी होती हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है। ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के एग्जांपल्स होते हैं। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की अगर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में आपने यंग का डबल स्लिट वाला केस पढ़ा हुआ है। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो वेवफ्रंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डिफ्रैक्शन की फेनोमेना वहां पर हो रही थी, है ना। तो यंग के डबल स्लिट का जो एग्जांपल है वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का एग्जांपल है कोहेरेंट लाइट को क्रिएट करने के लिए, तो वहां डिफ्रैक्शन हो रहा था। बाकी जहां भी प्रॉपर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वो भी आपका डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में आएगा। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी कहां पर होती है, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड वहां यूज होता है जहां पर होता है आपका पार्शियल रिफ्लेक्शन या फिर क्या, रिफ्रैक्शन। जहां भी पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के केस होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, और जहां पर आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन होता है वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट है। तो ये आपका डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का केस है, और इसमें जो एंगल बनेगा वो 30 मिनट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट टू अ ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड ऑफ थिकनेस टी इज। बताइए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस वाले ग्लास प्लेट का ऑप्टिकल पाथ कितना होता है। ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास स्लैब का ऑप्टिकल पाथ कितना होगा ये बताना। तो म्यू प्लस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू इंटू टी, और नन ऑफ दीज। ऑप्टिकल पाथ आपको पता है ना, ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब होता है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब ये कि अगर कोई एल लेंथ का कोई मटेरियल है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उसका ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू इंटू में एल। ये आपने पढ़ा हुआ है, हमने प्रॉपर आपको ऑप्टिकल पाथ और जियोमेट्रिकल पाथ का रिलेशन बताया था। तो ये है जियोमेट्रिकल पाथ, इसमें म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ऑप्टिकल पाथ। तो यहाँ पर थिकनेस टी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इस वाली लेंथ का, इस वाली थिकनेस का अगर हमें ऑप्टिकल पाथ निकालना है तो क्या बनेगा, म्यू इंटू में एल। एल की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा क्या, टी। ये आपका ऑप्टिकल पाथ हो गया। मतलब जो लाइट आपकी इसमें टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितने टाइम में, उतने टाइम में वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगी। अगर ये ना होता और टी डिस्टेंस सिर्फ वैक्यूम होता तब तो अलग चीज होती है ना। पहले तो टी डिस्टेंस तक सिर्फ एयर या वैक्यूम था, तब तो लाइट अलग उसमें चल रही थी। लेकिन अभी ये टी डिस्टेंस ये आपको चल रहा है इसमें, इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो टी यहां पर जितने टाइम में इस ग्लास स्लैब के टी डिस्टेंस को कवर करने में लाइट को जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, जितने टाइम में, अगर इतना ही टाइम में वो एयर या वैक्यूम में चलती तो कितनी चलती, म्यू इंटू टी के बराबर इतना डिस्टेंस वो एयर या वैक्यूम में चलती सेम टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल पाथ हुआ। और कितना पाथ में डिफरेंस आ गया, कितना पाथ में डिफरेंस आ गया, कहने का मतलब पहले टी डिस्टेंस, ये टी डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक, पहले टी डिस्टेंस एयर या वैक्यूम था, बाद में टी डिस्टेंस आपने ये मटेरियल लिया, और ये टी डिस्टेंस का जो मटेरियल है वो एक्चुअल में वैक्यूम में किसके इक्वल है, म्यू इंटू टी के इक्वल है। तो कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया म्यू टी हो गया, और माइनस में टी कर देंगे तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू में टी। पहले टी जो है वो एयर या वैक्यूम में था, लेकिन अगर आप टी इसमें चलेंगे तो इसका इक्विवेलेंट एयर या वैक्यूम में म्यू इंटू टी बनेगा। तो कितने का डिफरेंस आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू में टी। शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट का फार्मूला आपको पता है डी अपॉन डी, फ्रिंज में शिफ्ट का फार्मूला म्यू इंटू 1 इंटू टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फ्रिंज इंटू में फ्रिंज विड्थ। ये पूरा शिफ्ट का फार्मूला हो गया। तो तीनों केस आप याद करिएगा, सवाल में क्या पूछ रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, और आपने जरूर गलत किया होगा ऑप्शन नंबर बी बता करके। मैं चेक कर लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए भी आपने बोला है, ऑप्शन नंबर बी भी बोला है, ऑप्शन नंबर सी भी बोला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए या बी नहीं होगा। ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट अगर ऑप्टिकल पाथ पूछ रहे हैं तो यही ऑप्टिकल पाथ है। लेकिन वैक्यूम में पहले टी चलना था, पहले खाली वैक्यूम में टी चलना था लाइट को, अभी इसमें चलना है टी, तो ये तो इसके इक्विवेलेंट हुआ। तो कितने का डिफरेंस आ गया, तो म्यू टी माइनस टी करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा पाथ का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, इसमें करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट और सेटअप यूजेस डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें से कौन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को यूज करता है। यानी इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस्ड हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस्ड हैं, बट इसमें एक ऐसा है जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड है, और अभी पीछे हमने डिस्कस किया, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये जहां पर भी होगा वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का केस होगा, वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का केस होगा। और अभी पीछे हमने डिस्कस किया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड होता है। आपका जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन ये तीनों के तीनों आपके डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि इन तीनों में ही क्या होता है, इन तीनों ही केस में होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। जैसे न्यूटन रिंग में क्या होता है, जो आपका ये ग्लास स्लैब और ये ग्लास प्लेट और ये
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, आपने इसका केस पढ़ा हुआ कि लाइट जब ऐसे आती है तो यहाँ पर, यहाँ से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है ना। लाइट जो यहाँ पर आपने डाली थी वो लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। फिर ये जो नीचे जाती है ये यहाँ से ट्रांसमिट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट इधर इंटरफियर करती हैं, और यहाँ से जो एक ट्रांसमिटेड लाइट आई थी जो यहाँ पहले आई थी और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ट्रांसमिट होगी, ये दोनों नीचे इंटरफियर करती हैं। कहने का मतलब इसमें आप देखें तो इस वाले ऊपर वाले सरफेस पर और नीचे वाले सरफेस पर पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन दोनों जगह पर होता है। तो ये पार्शियल वाला केस है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का केस है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो आपने ये वाला ग्लास स्लैब लगाया था ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये वाला आपका ग्लास स्लैब पार्शियली सिल्वर्ड था। आपने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक और लगा देते हैं, तो ये लाइट ऐसे गई थी तो यहाँ पर ये पार्शियली सिल्वर्ड था, जिस वजह से ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ था और थोड़ा रिफ्रैक्ट हुआ था, है ना। तो यहां पर भी आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। और फैब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स आपका रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले केस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के या डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाले लोगों को भी याद करिए। आपको पता है यही सवाल दूसरे टाइप से दिया था कि इसमें आपसे पूछा हुआ था कि इसमें से कौन एक है जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड नहीं है, ऐसे सवाल पूछा था। सवाल यह था कि कौन इसमें से डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड नहीं है, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है ये तीनों, तो ये नहीं है। या तो सीधे सीधे आपसे डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पूछते, या तो ये पूछते कौन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड नहीं है, तब भी आपका ये आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। तो दो तरह से ये सवाल था, ये एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, बाकी हमने थियरी वाले लेक्चर में बताया था, नोट्स में आपको लिख करके हम प्रोवाइड भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका है, ये क्वेश्चन अभी देखिए आजकल जो यूपीएससी का रिजल्ट है जो आपका कुछ दिन पहले आया, 2-4-6 दिन पहले, वो यूपीएससी का रिजल्ट इस टाइम बहुत ही चर्चा में है। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी का है, ये मैं आपको बता रहा था, यूपीएससी 1994 या 1996, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इन्हीं दोनों में से एक है। ये सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूं कि ये सवाल मैं छोड़ दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूं ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दूं। 2 वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड 2a, 2 वेव हैं जिनका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इंटरफियर विथ ईच अदर at a point where phase difference is 3π/2 the intensity will be equal to। जहां पर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 3π/2 है, वहां पर इंटेंसिटी आपको बतानी। तो बताइए, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और उनका फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो आप इंटेंसिटी नहीं निकाल लेंगे? आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फार्मूले पता है, ठीक है। फिर हम छोड़ रहे हैं इस सवाल को, ये सवाल आसान है, आप इसको कर लेंगे, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, कुछ सवाल हमें छोड़ने पड़ेंगे नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, थिन फिल्म ऑफ ऑयल एंड सोपी वाटर ओ देयर ब्रिलियंट कलर्स बिकॉज ऑफ। जो ऑयल या फिर सोप वाले वाटर होते हैं, सोपी वाटर दिया हुआ है, मतलब वाटर के ऊपर अगर आप ऑयल डालते हैं तो वो अपना एक थिन फिल्म बना लेती है, या साबुन का घोल रहे तो वो भी अपना थिन फिल्म बना लेती है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो लाइट आती है व्हाइट लाइट, वो लाइट यहाँ ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलती है। इन दोनों के इंटरफेरेंस से आपको यहां पर कलरफुल फिल्म दिखाई देती है, कलरफुल फिल्म दिखाई देती है, जो कि जिसका रीजन क्या है, इस थिन फिल्म के अपर और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच का इंटरफेरेंस होना, ठीक है। तो सोप बबल या ऑयल के अंदर, ऑयल फिल्म के अंदर जो आपको कलर दिखाई देता है, ब्रिलियंट कलर दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन। अभी जस्ट पीछे एक सवाल आपने देखा था जिसमें यह पूछा गया था कि इंटरफेरेंस किस तरह की लाइट में होती है। ऑप्शन था पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड में क्या था कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होगा, तो वहां आपने देखा कि चाहे लाइट अनपोलराइज्ड हो तब भी होता है, चाहे लाइट पोलराइज्ड हो तब भी होता है। लेकिन पोलराइज्ड लाइट के केस में यह होना चाहिए कि दोनों जो इंटरफियर करने वाली वेव हैं उनका जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन थी। तो यहां पर आपसे पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड ना पूछ करके लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स नेचर की बात कर रहे हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें करें ऑल ऑफ दीज, इसमें से किसमें आपका इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है। पोलराइजेशन की नाम की जो फेनोमेना होती है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के अंदर होती है, बाकी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हर एक वेव की नेचर की प्रॉपर्टी होती है। तो चाहे वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, ये बात आपको पता है ना। यहां पर आपसे हो सकता है ये बोलना चाह रहे हैं क्या, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल ट्रांसवर्स, है ना। तो साउंड के अंदर भी आपको पता है, साउंड एक जो कि मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें भी इंटरफेरेंस होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम, बीट्स के नाम से आपने पढ़ा हुआ है।
तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी अब याद कर लीजिए कि इंटरफेरेंस लॉन्गिट्यूडनल में, ट्रांसवर्स में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, पोलराइज्ड में, अनपोलराइज्ड में, सब में होता है। बस एक शर्त है कि अगर पोलराइज्ड लाइट हुई तो उसका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। सिर्फ एक शर्त है इंटरफेरेंस की, बाकी कोई शर्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में करें कि थिन सोप फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.33 व्हेन सीन बाय सोडियम लाइट लैम्डा इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम बाय नॉर्मल रिफ्लेक्शन अपीयर्स डार्क, फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म, मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म। अब यहां से आपके वो सारे डाउट क्लियर होंगे जो थिन फिल्म के बारे में कल हम आपसे बता रहे थे कि पैरेलल थिन फिल्म है, वेज शेप थिन फिल्म है, और आपका न्यूटन रिंग के केस में बनने वाला वेज शेप थिन फिल्म है। इन सब के केस में जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला यूज होगा वो कब थीटा जीरो होगा, कब आर जीरो होगा, कब दोनों जीरो होंगे, ये सारी बातें हमने कल डिस्कस करी थी और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो वो सारी चीजों को अब इसका निचोड़ आप देखिए। कोई भी तरह का थिन फिल्म हो, अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी तरह की, और इसी में आप माइकलसन वाला भी जोड़ लीजिए। माइकलसन का ये M1 वाला केस हो गया, और दूसरा आपका जो M2 डैश था, M2 डैश में अब वो पैरेलल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मान लीजिए ऐसे M2 डैश। तो माइकलसन मोरले का केस हो, या कोई भी थिन सोप बबल वाला फिल्म हो, या वेज शेप कोई नॉर्मल वेज शेप फिल्म हो, चाहे न्यूटन रिंग में बनने वाला वेज शेप फिल्म हो, इन सब के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो जनरल पाथ डिफरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो बाद में होगा, जो जनरल पाथ डिफरेंस होता है रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में वो होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये है रिफ्लेक्टेड लाइट का जनरल पाथ डिफरेंस किसी भी थिन फिल्म के लिए। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट की हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए इस फार्मूले को आप यूज कैसे करते हैं अलग अलग केस में। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई नॉर्मल इस तरह की फिल्म की बात कर रहे हैं जो कांस्टेंट थिकनेस वाला फिल्म है, ठीक है, अगर हम इस तरह के फिल्म की बात करें तो इनके दोनों सर्फेसेस के बीच का एंगल जो थीटा है वो यहां पर जीरो है, तो आप थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर वो लाइट बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप देखिए थीटा की वैल्यू तो यहां पर जीरो हो जाएगी, एकदम कंफर्म है। बाकी आर की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कैसे लाइट को गिराया जा रहा है। यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस बोल दिया इन्होंने, तो आर की वैल्यू हम जीरो कर लेंगे। इस वाले केस में अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू तो जीरो बिल्कुल भी नहीं है, तो थीटा तो हमारा यहां पर रहेगा। अब इसके ऊपर जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा कि वो इसके ऊपर नॉर्मल गिर रहा है कि नॉर्मल नहीं गिर रहा है। अगर नॉर्मल गिर रहा होगा तो इसमें भी आर की वैल्यू हम जीरो कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एयर है या कोई दूसरा लिक्विड है, कोई मीडियम है, उसके हिसाब से म्यू की वैल्यू डिसाइड करेंगे। यहाँ भी उसके हिसाब से म्यू की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि 1 रखना है कि नहीं रखना है। यहाँ पर स्पेशली न्यूटन रिंग के केस में बात करें तो न्यूटन रिंग में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है एक्चुअली उसमें लाइट बिल्कुल नॉर्मल ही इंसिडेंट किया जाता है, और ये जो एंगल आपका वेज एंगल थीटा बनता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा बनता है। इस वजह से हम थीटा की वैल्यू को जीरो बोल देते हैं, और नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से आर की वैल्यू को भी जीरो बोल देते हैं। अगर यहाँ सिर्फ एयर है तो म्यू की वैल्यू भी 1 रखेंगे, कोई लिक्विड है तो म्यू की वैल्यू रहेगी यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ये दोनों आपके चूंकि एयर फिल्म आपकी बनती है M1 और ये M2 डैश वर्चुअल इमेज है दूसरे वाले मिरर का, तो यहाँ पर एयर फिल्म बनती है तो म्यू की वैल्यू हमेशा 1 कर सकते हैं। बाकी रही बात आर और थीटा की, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कभी जीरो हो भी सकती है इस वाले केस में, या इस वाले केस में नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रही लाइट की नहीं हो रही। नॉर्मल इंसिडेंस जब होता है तो हम आर की वैल्यू जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही है कि जनरल फार्मूला ये होता है। बाकी आपको सवाल से भी आइडिया लग जाएगा। अगर कभी थीटा उटा की कोई वैल्यू दी होगी तो इसका मतलब रखना है, नहीं दी होगी तो ये पूरा पूरा पार्ट आप जीरो करके इसकी वैल्यू को 1 करके हटा दीजिएगा। अब इसी सवाल को देख लीजिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ पर सोप बबल है, म्यू की वैल्यू गिवन है तो म्यू को इग्नोर नहीं कर सकते, और सोडियम लाइट है तो लैम्डा की वैल्यू भी आपको गिवन है। और हमें बात किसकी करनी है, हमें डार्क फ्रिंज की बात करनी है। तो डार्क फ्रिंज ये जनरल पाथ डिफरेंस है, डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमा, तो मिनिमा और मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ता है, मैक्सिमा के लिए इसको हमें n लैम्डा के बराबर करना पड़ेगा, मिनिमा के लिए इसे हमें 2n + -1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल करना पड़ेगा। और हमने आपको कल की क्लास में बताया है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चेंज होकर के ऐसा बन जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाकर के बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो अब देखिए इसको और इसको मिनिमा वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं तो ये लैम्डा बाई 2 इधर और ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल इधर, ये दोनों जाके सॉल्व होंगे तो आपको मिलेगा 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू मिलेगा सॉल्व करने पर ये मिनिमा वाले केस में डार्क वाली फ्रिंज के लिए इज इक्वल टू आपको मिलेगा n लैम्डा के बराबर। नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था इसलिए आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और पैरेलल थिन फिल्म की बात हो रही, सोप बबल की बात हो रही है, थीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। तो इसलिए आपको मिलेगा 2 इंटू म्यू इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये बनेगा आपका फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
और आपसे टी की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो टी की इस मिनिमम वैल्यू के लिए जो हम डार्क फ्रिंज की बात करेंगे वो पहले डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, यानी सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। तो एन की सबसे छोटी वैल्यू 1 ले लीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा टी मिनिमम इज इक्वल टू एन की सबसे छोटी वैल्यू 1 लेंगे तो लैम्डा अपान में आएगा 2 इंटू में म्यू। अब आप इसमें लैम्डा की वैल्यू और म्यू को वैल्यू को रखकर सॉल्व कर लीजिए, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, है ना। लैम्डा की वैल्यू है 5893 और ये 2 और म्यू की वैल्यू है 1.33, तो मल्टीप्लाई करिए 2.6 आएगा और आप इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, इस सवाल का जवाब आ जाएगा। और मुझे कैलकुलेशन करना नहीं है यहाँ पर, तो हम आपको बता देते हैं कि इसको कैलकुलेट करने पर रिजल्ट कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, ठीक है। कैलकुलेट आप चाहे तो कर लीजिए, यहाँ पर टाइम उतना है नहीं तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये 2215 एंगस्ट्रॉम यानी ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। 2215 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये थी कि आप कैसे इस तरह के सवालों को डील करेंगे, है ना। जब भी कभी थिन फिल्म का सवाल आएगा तो आपके पास ये जनरल पाथ डिफरेंस है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अगर सवाल ट्रांसमिटेड लाइट का बोलता है तो फिर ये वाला पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी सवाल इस तरह के थिन फिल्म के आएंगे, अब हम इसको हटा रहे हैं, सब में आपको ये अप्रोच के साथ चलना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डार्क रिंग व्हिच विल हैव डबल द डायमीटर ऑफ दैट ऑफ 20th डार्क रिंग, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज दिस, ठीक है। अब आप पहले तो ये बताइए, न्यूटन्स रिंग की जब हम बात करते हैं तो न्यूटन्स रिंग में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, रिंग बनती हैं, उनका जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था। पहले तो हम बात कर लेते हैं डार्क के लिए। डार्क वाली रिंग के लिए फार्मूला था dn² इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर, अगर आपको याद हो गया हो। और ब्राइट वाली रिंग के लिए फार्मूला क्या था, ब्राइट वाली रिंग के लिए फार्मूला था डी डैश बोल देते, d-n² इज इक्वल टू यहां पर था 2 इंटू 2n+1 लैम्डा आर, ये फार्मूला था। बाद में हम इसका और इसका स्क्वायर रूट ले लेते थे, है ना। अब यहां इस सवाल में ये बोल रहे हैं कि कौन से फ्रिंज उसकी बात कर रहे हैं, तो 20th डार्क रिंग की बात हो रही है, 20th डार्क रिंग की बात हो रही है। तो हमें फिलहाल ब्राइट वाले को यूज नहीं करना इस सवाल में, हमें डार्क की ही बात करनी है। 20th डार्क रिंग मतलब ऑर्डर ऑफ जो रिंग है वो n की वैल्यू 20 आपको रखनी पड़ेगी, और जो लाइट लैम्डा आपने यूज किया है वो है 5890 एंगस्ट्रॉम। और इसके बाद व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डार्क रिंग व्हिच विल हैव डबल द डायमीटर ऑफ दैट ऑफ 20th डार्क रिंग। आपको बताना है वो कौन सा डार्क रिंग है, वो कौन से नंबर का डार्क रिंग है जिसका डायमीटर 20th डार्क रिंग की डायमीटर का 2 गुना है। तो एक काम कर लीजिए, सबसे पहले इस फार्मूले को दो केस में यूज कर लीजिए। केस नंबर 1 d1² इक्वल टू 4n1 लैम्डा आर, और केस नंबर 2 d2² इज इक्वल टू 4n2 लैम्डा आर। हमें एक्चुअल में यहाँ पर n2 की वैल्यू पता करनी, वो कौन सा डार्क रिंग है जिसके केस में डायमीटर d2 इस डायमीटर d1 का 2 गुना है, जिसके केस में जो डायमीटर आ रहा है d2 वो इस डायमीटर d1 का 2 गुना है। यानी सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि d2 की जो वैल्यू है वो d1 का 2 गुना है, और यहाँ जो n1 की वैल्यू है वही आपको सवाल में दिया होगा 20th डार्क रिंग। ये 20th डार्क रिंग का डायमीटर है, तो किस रिंग का डायमीटर 20th वाले की डायमीटर का 2 गुना होगा। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, पहले तो आप इसी को स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4d1 का स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसी को सॉल्व करके जो d2 स्क्वायर जहां लिखा हुआ है वहां पर आप लिख सकते हैं 4d1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4n2 लैम्डा इंटू आर, और d1 स्क्वायर की ये वाली पूरी वैल्यू को आप यहाँ पर रख लीजिए। तो 4 इंटू d1 स्क्वायर कितना है 4n1 लैम्डा आर इज इक्वल टू 4n2 लैम्डा आर। लैम्डा आर से लैम्डा आर कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, आपको n2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मिल जाएगी 4n1, और n1 की वैल्यू 20 है, इसका आंसर 80 आएगा। मतलब 88 नंबर वाला जो डार्क रिंग बनेगा, 88 नंबर वाला जो डार्क रिंग बनेगा उसका डायमीटर 20 नंबर वाले डार्क रिंग के डायमीटर का 2 गुना होगा। यानी अगर हम ऐसे बनाएं, ये दूसरा तीसरा चौथा ऐसे मान लीजिए 20 नंबर का ये हुआ, ऐसे ही आप 21 22 23 ऐसे आप करते जाएंगे। जो 80 नंबर वाला डार्क रिंग बनेगा इसका ये जो डायमीटर आएगा वो इस 20 वाले के डायमीटर का कितना होगा, 2 गुना होगा। ये सवाल में बोल रहे थे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 80 आएगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। कल वाली क्लास का जो प्रॉब्लम आपका था आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट हो रहा होगा, अगर आपने इन चीजों को पढ़ा होगा तब, अगर आपने ये फार्मूले याद किए होंगे तब इसका कुछ मतलब निकल रहा होगा, नहीं तो आपको आज भी ये उतना ही मुश्किल लगेगा, उतना ही कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको वो याद रखनी होंगी जो पिछली क्लास में, जैसे डार्क रिंग की फार्मूला, ब्राइट रिंग का फार्मूला, ये सब याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहे हैं कि इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 10th रिंग changes from 1.40 centimeter to 1.20 centimeter when a liquid is introduced between the lens and the plate. Calculate the refractive index of the liquid. हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या होगा।
अच्छा, आपको एक बात पता है, यहां पर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जो आ सकती है वो ये कि भाई न्यूटन के रिंग में इन्होंने बोला डायमीटर ऑफ 10th रिंग, लेकिन इन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि 10th वाला कौन सा रिंग, ब्राइट वाला कि डार्क वाला। 10th वाले नंबर का, 10th नंबर का जो रिंग आप ले रहे हैं वो ब्राइट रिंग आपको लेना है कि डार्क रिंग लेना है, ये तो बताया नहीं सवाल में। तो हमने कल का जब हम थियरी पढ़ रहे थे तो उसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए या जो लाइट यूज किया जाता है उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा था फार्मूला कौन सा यूज किया गया था, ये डार्क रिंग वाला फार्मूला यूज किया गया था 4n लैम्डा आर। तो यहां ये बात अंडरस्टूड है क्योंकि न्यूटन्स रिंग में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट में पूरा कैलकुलेशन करते हैं, वो डार्क रिंग वाले ही फार्मूले के बेसिस पर करते हैं। तो ये उसी सेंस में सवाल भी बोला जा रहा है। और डार्क रिंग के केस में क्यों करते हैं, क्योंकि उससे सिंप्लीफिकेशन होता है बहुत ही आसान। तो जब ये सवाल ऐसे दिया जाता है तो ये मान के दिया जाता है कि उसी रेफरेंस में ये बात बोली जा रही। बाकी तो आप वेवलेंथ और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्राइट वाले से भी निकालेंगे, बट ये सवाल में फिर ये ब्राइट वाली वैल्यू दी नहीं है, ये वैल्यू जो इन्होंने दी है वो डार्क वाली दी है। तो आंसर डार्क वाले के अकॉर्डिंग जो आएगा वो मैच करेगा। ब्राइट के अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेशन कर सकते थे, बट चूंकि रेफरेंस हमेशा डार्क को लेकर चलना होता है, वहां पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं डार्क के लिए डायमीटर बना के, है ना। ये जो हमने ग्राफ बनाया था यहाँ पर dn स्क्वायर और dn प्लस पी स्क्वायर, ये डार्क वाले के अकॉर्डिंग ही किया था, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने n और n प्लस पी किया था, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये बात आपको मान के यहाँ पर अंडरस्टूड करके चलनी पड़ेगी। तो फार्मूला अभी आपको हमने कल बता दिया था, अगर हम सीधे बात करें तो फार्मूला ये आया था dn, पहले एयर वाला केस था, dn एयर वाले केस में डायमीटर का स्क्वायर अपान dn लिक्विड वाले केस में डायमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल सी बात है, एयर वाले केस में डायमीटर जो होगा, एयर वाले केस में जो डायमीटर होगा वो लिक्विड वाले केस में डायमीटर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड वाले केस में लैम्डा की जगह पर लैम्डा अपान न्यू आ जाएगा, तो डी की वैल्यू घट जाएगी। तो जो कम वाली वैल्यू है वो लिक्विड वाले केस की है, जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो एयर वाले केस की है। तो ये देखिए एयर वाले केस की वैल्यू है, ये लिक्विड वाले केस की वैल्यू है। तो एयर वाले केस में 1.4 ये डायमीटर की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, और लिक्विड वाले केस में 1.2 1.20 और दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू के इक्वल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.361, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, in a Newton's ring arrangement, if a drop of water is placed in between the lens and the plate, the diameter of the 10th dark ring is found to be, यहाँ तो डार्क बोल दिया तो क्लियर हो गया, 0.50 मीटर। obtain the radius of curvature of the face of the lens in contact with the plate, the wavelength of the light used is 6000 angstrom। ठीक है, ये सवाल है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम इसको अगर समझें थोड़ा सा, कि हमें दिया हुआ 10th डार्क रिंग का डायमीटर, 10th डार्क रिंग का डायमीटर दिया हुआ है, जो लाइट यूज हो रहा है उसका हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, और जो लिक्विड यहाँ पर रखा हुआ है उस लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो अब आप बताइए आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ द लेंस इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट, मतलब कि ग्लास प्लेट के साथ कॉन्टेक्ट में जो आप रखते हैं ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो भाई जब लिक्विड आपने यहाँ पर यूज किया है तो आपको ये जो डार्क वाली रिंग का फार्मूला होता है डायमीटर का कि dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r, अगर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे लिक्विड वाले केस में तो लिक्विड वाले केस में बन जाएगा dn लिक्विड स्क्वायर इज इक्वल टू 4n। यहाँ पर लिक्विड के केस में रिफ्रैक्टिव ये जो लैम्डा हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपान म्यू, ये आपका लिक्विड वाले केस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा r। ठीक है ना, लिक्विड वाले केस में फार्मूला ऐसा होता है और ऐसा होता है एयर के केस में। तो अभी आपको चूंकि r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू हो जाएगा dn स्क्वायर इंटू म्यू और अपान में हो जाएगा 4 इंटू स्मॉल n इंटू लैम्डा। अब देखिए डायमीटर की अगर बात करें तो आपको ये दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग, 10th डार्क रिंग का डायमीटर दिया हुआ 0.50 मीटर, लिख लीजिए आप 0.50 मीटर स्क्वायर, और इंटू में म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो यहाँ पर 4 होगा और अपान में 3 आएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर भी है तो लिख लीजिए 4। n मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ रिंग, कौन से रिंग की बात हुई, 10th नंबर की, और लैम्डा मतलब कि लाइट का वेवलेंथ, और लाइट का वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 लिखा और उसके बाद 10 पावर -10 लिखा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में कैलकुलेशन करना आपका काम है, और इसका आंसर आ जाएगा 139 सेंटीमीटर। यानी ये पूरा आंसर तो वैसे आपका कहाँ किस में आएगा, मीटर में आएगा, लेकिन उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 139 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, यानी 1.39 आएगा यहाँ पर, 1.39 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 139 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप करिएगा, कुल मिलाकर के कहानी ये थी, तरीका ये था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, ये हमारे 20 पेज हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन इधर के हो गए और 10 क्वेश्चन उधर के हो गए। अभी हमारे पास 15 सवाल और हैं, जिसमें से हम 3-4 सवाल छोड़ेंगे आपके लिए। अभी एक भी सवाल नहीं छोड़ा, एक सवाल छोड़ा पीछे यूपीएससी वाला, और बाकी के सवाल आगे से भी कुछ छोड़ेंगे। अगला जैसे है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 15th रिंग वाज फाउंड टू बी दिस एंड दैट ऑफ द 5th रिंग वाज फाउंड दिस
इफ द रेडियस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। यानी आपको वेवलेंथ पूछ रहे हैं और आपको 15 नंबर वाले और 5 नंबर वाले रिंग का डायमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पीछे आपको फार्मूला बताया, अगर आपको याद हो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि लैम्डा इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ था डी एन प्लस पीएथ डायमीटर स्क्वायर माइनस में nth वाले रिंग के डायमीटर का स्क्वायर और अपान में 4 इंटू पी इंटू में आर। अब इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ, डायमीटर ऑफ 15th रिंग और डायमीटर ऑफ 5th रिंग। तो डायमीटर ऑफ 15th रिंग आपको दिया हुआ 0. अब यहाँ पर डार्क नहीं बोला है तो डार्क आपको खुद से समझना पड़ेगा, 0.590 सेंटीमीटर, और 5 नंबर वाले का है 0. कितना 336 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यानी ये आपका dn हो जाएगा और ये आपका dn प्लस p हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है n प्लस p और n में, 10 का डिफरेंस है, मतलब p की वैल्यू 10 हो जाएगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। ये है आपका n प्लस p कितना 15 और n की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालेंगे कितना 10। ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पर रख सकते हैं, dn प्लस p मतलब क्या, इसका मतलब d15 स्क्वायर माइनस में d5 स्क्वायर और अपान में 4 इंटू p की वैल्यू रखेंगे 10, r की वैल्यू रखेंगे 100 और ये हो जाएगा लैम्डा। ध्यान रखिएगा ये पूरी वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि ये सब आप सेंटीमीटर में रख रहे हैं। फिर उस पूरे सेंटीमीटर को आप जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5880 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में रिजल्ट मिलेगा, उसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे 5880 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें देखिए कह रहे हैं कि व्हेन अ थिन शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंसर्टेड इन वन आर्म ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखिए माइकलसन वाले सवाल स्टार्ट हो गए, आपका जो न्यूटन रिंग का था वो लगभग पूरा हो चुका है। न्यूटन रिंग के सवाल हो गए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाले सवाल देखिए, जो आपने पिछली क्लास में 3-4 स्पेशल फार्मूले पढ़े थे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के केस में। जैसे एक हमने मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस का केस बताया था, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, एक ये केस था। इसके अलावा एक केस आपने पढ़ा हुआ था कि अगर हम अपने M2 वाले मिरर को d डिस्टेंस शिफ्ट करें और n फ्रिंजेस उसमें से गायब हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए फार्मूला था 2 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू में लैम्डा। और तीसरा केस आपने पढ़ा हुआ था कौन सा, तीसरा केस आपका था जब हम उन दोनों लाइट के पाथ में किसी एक में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस वाले ग्लास स्लैब को रख दें, तो ऐसे केस में फार्मूला था d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्डा अपान में 2, ये फार्मूला था, है ना, ये फार्मूला आपका था। यानी आप अगर इस 2 से इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आप कुल मिला के ये बना सकते हैं 2d इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 इंटू में क्या t, ऐसा फार्मूला बन जाएगा। इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर n लैम्डा बन जाएगा। ठीक है ना, 2d इक्वल टू n लैम्डा था, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और सबको फिर 2 से वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अपान वाला 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और ये वाला 2 कैंसिल होकर ये बन जाएगा। तो ये तीसरा फार्मूला था, ये दोनों सेम ही है। चौथा फार्मूला अगर आपको याद हो, आपने स्पेक्ट्रल विड्थ का फार्मूला देखा था, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपान में 2 इंटू स्मॉल डी, जहां लैम्डा का मतलब था अंडर रूट लैम्डा 1 और लैम्डा 2। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ ये 4 एप्लीकेशन के फार्मूले और जो उसमें फ्रिंजेस बनी थी, अगर आपको याद हो फ्रिंजेस कैसी बनी थी कि जब दोनों मिरर ये M1 और M2 डैश दोनों बिल्कुल पैरेलल थे, तो ऐसे में आपका जो फ्रिंज बना था वो ऐसा था, कैसा था, सर्कुलर फ्रिंज बना था, ये सर्कुलर फ्रिंज था। और इसके अलावा जब ये केस था, आपका ये वाला केस था, आपका ये केस था और आपका ये केस था। इन केस में अगर देखें, इस वाले केस में तो आपका जो फ्रिंज बना था वो स्ट्रेट लाइन बना था, इसमें जो फ्रिंज आपका बना था वो हाइपरबोलिक, इस टाइप का हाइपरबोलिक बना था, और इसमें जो आपका फ्रिंज बना था वो हाइपरबोलिक इस टाइप का बना था। तो हाइपरबोलिक, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर, ये सारे टाइप के फ्रिंजेस बनते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। किस किस कंडीशन में बनते हैं वो भी आप याद रखें। ये वाला जो फ्रिंज बनता है वो आपका इनफाइनाइट पर बनता है और बाकी के सभी फाइनाइट डिस्टेंस पर बनते हैं। ये वाला फ्रिंज इनफाइनाइट पर बनता है और ये वाले फ्रिंजेस जो होते हैं वो फाइनाइट डिस्टेंस पर बनते हैं। तो फाइनाइट डिस्टेंस पर बनते हैं तो ये सभी के सभी आपकी लोकलाइज्ड फ्रिंज बोले जाएंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनता है तो ये आपका नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंज बोला जाएगा, है ना, नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंज है और ये आपके लोकलाइज्ड फ्रिंजेस है। ठीक है, चलिए तो यहां पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इतनी बातें सिर्फ आप ध्यान रखें। सवाल पर आते हैं। When a thin sheet of refractive index 1.5 is inserted in one arm of the Michelson interferometer, 10 fringes are shifted. जैसे ही आप दोनों लाइट के में से किसी एक के रास्ते में इसको रखेंगे तो 10 फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। If the wavelength of light is this, find out the thickness of the sheet. अब सीट की, ग्लास प्लेट की थिकनेस की बात हो रही है तो आपको फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करना पड़ेगा, जो बोल रहा था कि स्मॉल d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्डा अपान में 2, और सिंप्लीफाई कर लें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2d इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू n लैम्डा, ये फार्मूला था।
अब आपको इस सवाल में ये दिया हुआ कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई उसकी वैल्यू, मतलब म्यू की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर टी है, आपको म्यू की वैल्यू पता चल गई और आपको ये एन की वैल्यू पता चल गई और लैम्डा भी आपको सवाल में दिया हुआ है। तो आप टी की वैल्यू यहां से देखिए निकाल लेंगे, टी इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस 1। एन की वैल्यू 10, लैम्डा की वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम अपॉन ये 2, म्यू की वैल्यू 1.5 और माइनस में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगा 5.89, ये पूरा एंगस्ट्रॉम में आएगा, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.89 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। ये आपका फार्मूला सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए किस किस कंडीशन में हमें यूज करना है। और आपको पता है पिछली क्लास में, पिछले दोनों क्लास में हमने ये कोशिश करी है कि आपको हम सिर्फ इतना बता दें कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएं। देखिए ऑप्टिक्स वाली जो चीजें होती है अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो उसका जो वाई होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग, जितने भी टाइप के फ्रिंजेस थी, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, अगर हम इन सारी चीजों के क्यों के अंदर जाते कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो फिर ये बहुत लंबी बात हो जाती, बहुत लंबी चर्चा हो जाती। और इसी वजह से हमने उस चीज को अवॉइड किया है। एक तो आपके सिलेबस में बहुत ही डायरेक्टली ये मेंशन भी नहीं है कि न्यूटन्स रिंग आपको पढ़ना है, माइकलसन मोरले पढ़ना है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ना है, ये मेंशन भी उस तरीके से नहीं है। तो एक तो ये भी रिस्क लग रहा है कि अगर हम ऐसी चीज के लिए जो इतना डायरेक्टली मेंशन भी नहीं है और ऊपर से उतनी रिक्वायरमेंट आपको है भी नहीं, इतना हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं कि हम सारी चीजों को उतना अच्छे तरीके से कवर कर पाए, तो आपको सिर्फ उसी बात पर ध्यान रखना जिससे आपका काम निकल जाए, और जितने से काम निकल जाए उससे मोर देन सफिशिएंट कंटेंट हमने पिछली दोनों क्लासेस में इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग आपको बता दिया है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आज की क्लास के बाद इतने हो जाएंगे, कोई वैसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लगभग 45 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इंटरफेरेंस से कर रहे हैं। अब ये आगे ऑप्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक बचे हुए, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इतने सारे टॉपिक, इतना लेंदी सिलेबस और उसको हम हर तरीके से कवर करें तो थोड़ा ना कहीं ना कहीं हमें किसी चीज को स्किप करना पड़ेगा, और सिर्फ हम उसी को स्किप कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसके क्यों के अंदर आप अगर ना जाएं कि वो ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, तभी काम चल जाएगा, क्योंकि जो चीजें आपको साफ साफ दिख रही है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जो क्लियरली आपको सामने से दिख रही है कि भाई फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो लोकलाइज्ड बोल देंगे, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो नॉन लोकलाइज्ड बोल देंगे। अगर टी की वैल्यू वेरिएबल है, अगर टी की वैल्यू वेरिएबल है तो उसको हम फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस बोल रहे हैं, और अगर आर की वैल्यू वेरिएबल है तो उसको हम फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन बोल रहे हैं। बस इतना ही है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, द इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग ऑफ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्क्रू आर this and this respectively when 100 fringes pass through the field of view, calculate the wavelength of light used। कहने का मतलब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो आपका यहाँ पर ये M2 मिरर है, ये M2 मिरर के साथ एक स्क्रू लगा होता है जो इसको आगे पीछे खिसकाता है। तो पहले करें उस स्क्रू की जो रीडिंग है वो इतनी थी, पहले इसकी रीडिंग ये थी, बाद में उस स्क्रू की रीडिंग ये आ रही है, मतलब ये कि बाद में हमने इसको स्क्रू की हेल्प से खिसका करके आगे बढ़ाया होगा। तो पहले जब यहां पर थी तो ये रीडिंग आ रही थी, अभी उसको खिसका कर यहां पर कर दिया तो अब रीडिंग हमारी ये आ रही है। तो कितना हमने खिसका दिया ये तो हमें मिल जाएगा स्मॉल डी जिसको बोलते हैं। हमने इस स्क्रू की हेल्प से इसको कितना खिसकाया उस स्क्रू की रीडिंग के बेसिस पर हम बता सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना आपने इधर या उधर शिफ्ट किया, जिधर भी शिफ्ट किया, जितना भी आपने शिफ्ट किया वो डी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। और जब इसको डी डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हैं तो जो आप यहां से टेलीस्कोप में आप फ्रिंज देख रहे थे वो फ्रिंज में कितने फ्रिंज अब आपके गायब हो रहे हैं, 100 फ्रिंज गायब हो रहे हैं। तो स्मॉल डी की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, स्मॉल डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.7347 माइनस में 10.7051, ये आप स्मॉल डी निकालेंगे। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो गायब हो रही है वो 100 हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, वेवलेंथ पूछ रहे हैं। अब बताइए आपको फार्मूला नहीं पता है, 2d = n × लैम्डा, है ना। डी डिस्टेंस मूव करने पर अगर n फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं, गायब होती हैं, तो 2d = n लैम्डा, आप यहां से आसानी से लैम्डा निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 × d/n। तो d की वैल्यू आप यहां से डिफरेंस करके निकाल लीजिए, n की वैल्यू आप 100 रख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, इस केस में आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी 5920 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए, सब में ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आ रहा है। तो 5920 एंगस्ट्रॉम यहां से आ जाएगा। ये पहले तो आपको मिलेगा किसमें, मिलीमीटर में, आप इसको सॉल्व करके मिलीमीटर में निकालेंगे, बाद में इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस, अ शिफ्ट ऑफ 500 फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये तो पिछला ही सवाल हो गया, कितना डिस्टेंस मूव किया, स्मॉल डी की वैल्यू आपको यहां दिया हुआ है 100 मिलीमीटर, कितने फ्रिंजेस गायब हो रही हैं, 500 फ्रिंजेस गायब हो रही है, मतलब आ रही हैं शिफ्ट में उसमें। तो ये n की वैल्यू हो जाएगी, ये d की वैल्यू हो जाएगी, 2d = n लैम्डा से आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो इस सवाल में कुछ भी नया नहीं है, जो भी आपने पिछले सवाल में किया था ये वही है। 2d = n लैम्डा, यहां पर कितनी शिफ्ट हो रही है फ्रिंजेस की, n की वैल्यू है 500, और कितना डिस्टेंस आपने मूव किया है तो यह है 100 मिलीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलीमीटर में आएगी, बाद में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा।
हाँ, ये सब कुछ इंटरफेरेंस में ही है। और पीवाईक्यू जो होंगे आपके पूरे ऑप्टिक्स के, उनको हम लोग लास्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि 9-10 पीवाईक्यूज हैं, एक एक क्लास में करेंगे और 7-8 लेक्चर होंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ कौन खो गया, तो एक साथ ही करेंगे। बाकी ये सब तो आपको सीखना ही है, सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे थोड़ी रह सकते। मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे नहीं हो सकती, ये बात आप समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक पीवाईक्यू अवेलेबल है, हम पीवाईक्यू से बस उसके लेबल का अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप स्पेशली पीवाईक्यू वाले सवाल पर या पीवाईक्यू के ही सवाल के ऊपर डिपेंड मत होइए, क्योंकि टोटल 150 सवाल ही हैं, और आप देखिए हमने सिर्फ मैकेनिक्स में ही 170-180 सवाल सॉल्व किए, तो सिर्फ 150 सवालों से आपके एग्जाम की तैयारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन वो 150 सवाल आपके लिए एक स्टैंडर्ड है कि आप उस लेवल के सवालों की प्रिपरेशन करके जाएं, ये चीज है। तो हम सबको ये सब के ऊपर भी फोकस करना है, जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपके पीवाईक्यू में है वही एग्जाम में दोबारा नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू हम लोग कर लेंगे, 10 पीवाईक्यू लास्ट में करेंगे। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा फेमस है, और हमने आपको थियरी के टाइम पर यह बात बताया था कि ऑयल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर लुक्स कलर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी पीछे यह सवाल था कि जो ऑयल होता है, ऑयल का फिल्म बनता है, या सोप वाटर होता है, उसमें जो आपको कलरफुल ब्रिलियंट कलर दिखाई देती है, उसका कारण क्या है। यहां पर सवाल भी बता रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से वो आपको कलरफुल दिखाई देता है। दी अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म फॉर सच अफेक्ट टू बी विजिबल इज। उस सोप के ऑयल की फिल्म जो बन रही, थिन फिल्म बन रही है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो, थिकनेस कितनी हो, कि आपको ये इंटरफेरेंस वाली फिनोमेना उसमें ऑब्जर्व हो, देखने को मिले। तो जरा आप लोग बताइए इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा। और हमने आपको थिन फिल्म की वो कंडीशन बता दी थी कि थिन फिल्म कैसा होना चाहिए इंटरफेरेंस को विजिबल करने के लिए। तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना देखने के लिए थिन फिल्म का जो साइज होना चाहिए वो विजिबल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। विजिबल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए थिन फिल्म का साइज, तब आपको इंटरफेरेंस की फिनोमेना ऑब्जर्व हो पाएगी। तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ आपको पता है, अब उसके बेसिस पर आप बताइए 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, इनमें से किस ऑर्डर की थिन फिल्म की साइज होनी चाहिए। ठीक है, थिन फिल्म की साइज होनी चाहिए। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है और बहुत तरीके से पूछा जाता है, ऑप्शन हर बार चेंज होता रहता है। मतलब कभी मिलीमीटर माइक्रोमीटर में दे रहे हैं, कभी एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में देंगे, कभी किसी और यूनिट में देंगे, तो ये बदलते रहते हैं। बट आप देखिए विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ अगर हम मोटा मोटा हिसाब रखें, बोलते हैं ना कि 3900 से 7800 या 4000 से 8000, तो मोटा मोटा हिसाब आप रखिए 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये आपका हो गया विजिबल लाइट का रेंज और वेवलेंथ। ऑर्डर की बात करें तो अगर मान लीजिए 4000 लिखा हुआ है, आप इसको 4 × 10³ बोल सकते हैं क्या, आप इसको 8 × 10³ बोल सकते हैं क्या। तो मोटा मोटा अगर हम इसका हिसाब लें या इसके एवरेज की बात कर लें, मान लीजिए इसके एवरेज की बात कर लें 5000 या 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते 6 × 10³ एंगस्ट्रॉम। अब अगर आप इसका ऑर्डर, आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर निकालेंगे, तो इसका ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, ये नंबर आपको चेक करना होता है कि 3.16 से बड़ा है कि छोटा है, ये तो चेक करते हैं। तो ये 3.16 से बड़ा नंबर निकला, तो इसलिए इसके पावर में एक और ऐड हो जाएगा, 10⁴ एंगस्ट्रॉम जो होगा, ये थिन फिल्म की साइज होनी चाहिए, क्योंकि ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ का ये ऑर्डर है 10⁴ एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम ये ऑर्डर होता है विजिबल लाइट के वेवलेंथ का। 4000 से 8000 होता है जिसका ऑर्डर आएगा 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो इस रेंज में जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर में है तो 10⁻³ मीटर बोलेंगे, और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻7 से मल्टीप्लाई, 10⁻7 से डिवाइड। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो तो एज इट इसके साथ रहेगा, जो डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा, तो 10⁻7 × 10⁻10 आप इसको लिख सकते हैं मीटर, और ये आपका आंसर आ जाएगा 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आपका आंसर तो 10⁴ एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर ज्यादा आ रहा है। 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर को आप 10⁻² मीटर बोलेंगे, जिसको आप 10⁸ × 10⁻10 बोल सकते हैं, और 10⁻10 मीटर को आप एंगस्ट्रॉम बोलेंगे, तो 10⁸ ये एंगस्ट्रॉम बनेगा। ये भी आपके ऑर्डर से ज्यादा है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 मीटर होता है, और 10⁻6 को 10⁻10 बनाने के लिए 10 4 × 10⁻10 लिख सकते हैं, -10 + 4 -6 बन जाएगा मीटर में। 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये देखिए आपका 10⁴ एंगस्ट्रॉम एग्जैक्ट बन गया। ये आपके विजिबल लाइट के ऑर्डर का है, इसलिए थिन फिल्म की अगर थिकनेस 1 माइक्रोमीटर हो तो आपको इंटरफेरेंस की फेनोमेना ऑब्जर्व होगी। इस वाले में चेक करके देख लीजिए 1 नैनोमीटर है, तो ये 10⁻9 मीटर हो जाएगा, और इसको आप 10⁻10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10⁻2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ 10⁻10 लिखना पड़ेगा। तो माइनस इसको 3 कर लीजिए, 10⁻3 और 10⁻9 है ना, तो इसको 10⁻10 बनाना है, तो यानी 10⁻1 करना होगा, तो 10⁻1 और 10⁻10 ये इतना मीटर, और ये हुआ एंगस्ट्रॉम में, कुल मिला के ये हुआ 10 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपके इसके ऑर्डर से बहुत ही कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सवाल जितनी बार मतलब ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपके ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको याद नहीं कर सकते। आप ये चीज याद कर सकते हैं
कि थिन फिल्म की जो थिकनेस होगी वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। तो वेवलेंथ का ऑर्डर आप यहां से या यहां से कहीं से भी निकालिएगा या एवरेज से निकालिएगा, हर बार ये 3.16 से बड़े ही हैं तो ऑर्डर निकालते टाइम 10 पावर 4 बनेगा ही। तो 10 पावर 4 एंगस्ट्रॉम ये विजिबल लाइट का ऑर्डर हो गया। इस ऑर्डर का आपका थिन फिल्म का साइज होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर ऐसा दिया है तो ये काफी टाइम टेकिंग है आपको ये समझने के लिए कि कौन इसके इक्विवेलेंट है। और अगर ऑप्शन आपका एंगस्ट्रॉम में दिया होता तो बहुत ही आसान था, नैनोमीटर में दिया तो भी आसान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन उसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसके इक्विवेलेंट होगा और वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, पीछे हमने ट्रांसमिटेड लाइट का सेंटर पूछा था कैसा होता है, यहां पर आपसे रिफ्लेक्टेड लाइट का सेंटर पूछ रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का सेंटर कैसा होता है ये आपको पता है, रिफ्लेक्टेड लाइट का सेंटर होता है डार्क और ट्रांसमिटेड लाइट का सेंटर होता है ब्राइट, है ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का सेंटर डार्क होता है और ट्रांसमिटेड का ब्राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इस सवाल का, हाँ 10 पावर 4 कोई रट लीजिए वो आसान होगा, 10 पावर 4 एंगस्ट्रॉम, तो ये वैल्यू को याद कर लीजिए तो ये ठीक रहेगा बल्कि, है ना। फिर अपने ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके कन्वर्जन करके कंपेयर कर लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग के मामले में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, न्यूटन्स रिंग के मामले में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। न्यूटन्स रिंग में आपको पता है बनता है क्या, एक वेज शेप थिन फिल्म बनता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में। और वेज शेप थिन फिल्म की बात करें इस केस में आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है, यहां पर आपका वेज शेप थिन फिल्म के केस में, इस केस में आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब थिन फिल्म की अगर बात करें तो थिन फिल्म की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें टी की वैल्यू क्या दिख रही है, टी की वैल्यू हमें वेरिएबल दिख रही है। और जो आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन और फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस, तो फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस में, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस में आपको क्या लग रहा है कि, क्या लग रहा है कि थिकनेस टी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो फ्रिंज के मामले में बात हो रही है, ये आपकी फिल्म के बारे में बात नहीं हो रही। तो यहां से जो कंफ्यूजन आपको आता है कि जब आपको वेरिएबल थिकनेस दिख रहा है, आसान तरीका बता रहे याद करने का, जब आपको वेरिएबल थिकनेस दिख रहा है तो उसको आप कहिएगा क्या कि इसमें जो फ्रिंज बनेगा वो इक्वल थिकनेस वाला फ्रिंज बनेगा। जब आपकी फिल्म की थिकनेस क्या होगी, वेरिएबल होगी, तो इसको आप बोलिएगा फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस वाला फ्रिंज बनेगा। तो फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस बोलते हैं न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंज बनता है वो। और न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंज बनता है वो लोकलाइज्ड है कि नॉन लोकलाइज्ड है, देखिए इसको फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस या फिजाऊ या फिजू क्या इसका नाम था, है ना, फिजू, ये मतलब ये टिकटॉक वाला नाम मुझे याद आ रहा है कि जो भी इसका नाम होगा इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिजू फ्रिंजेज या फिर फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस न्यूटन्स रिंग के केस में बनता है। और जो फ्रिंज बनता है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में बनता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में यहाँ पर ये फ्रिंज बनता है, यानी कि इसका एक फिक्स सरफेस या लोकेशन है, तो इसका मतलब ये लोकलाइज्ड फ्रिंज भी है। ये क्या है, लोकलाइज्ड फ्रिंज की कैटेगरी में आएगा ये, लोकलाइज्ड फ्रिंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिंजेज ऑफ, ये आपका हुआ फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस। कंडीशन क्या होती है फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस की, कि आपकी आर की वैल्यू जो होनी चाहिए, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस की कंडीशन होगी कि आर की वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल होनी चाहिए, आर की वैल्यू वेरिएबल होनी चाहिए और टी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ टी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम फ्रिंज के मामले में बात कर रहे हैं, ये आपकी कंडीशन होती है ना फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस की। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कल की क्लास की तरह। एक सेकंड के लिए आप इसको कंफर्म करेंगे, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन एंड फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस, आर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, उल्टा हो गया ये, हाँ फिजू फ्रिंजेस तो ठीक है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, टी की वैल्यू वेरिएबल होनी चाहिए, उल्टा हो गया ये, आर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए और टी की वैल्यू वेरिएबल होनी चाहिए, ये होता है फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस। और फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी और आर की वैल्यू वेरिएबल होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस बोलते हैं न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंज बनता है उसको, उसी का ये दूसरा नाम है। और ये फ्रिंजेज का एक लोकेशन, एक सरफेस रिस्ट्रिक्टेड होता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में बनेगा, इसलिए लोकलाइज्ड फ्रिंज भी इसको बोलेंगे। तो न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंजेज बनती हैं वो लोकलाइज्ड और इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेज होती हैं, लोकलाइज्ड और इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेज होती हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन में आपको ये बताना है कि न्यूटन्स रिंग में कौन सी बात ठीक नहीं है। तो देखिए पहली बात तो देखिए दे आर फ्रिंजेज विथ डार्क सेंट्रल ब्रॉड स्पॉट, तो डार्क ही बनता है, रिफ्लेक्टेड लाइट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं न्यूटन्स रिंग को, रिफ्लेक्टेड लाइट में ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट में सेंट्रल वाला जो होता है वो डार्क बनता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्रिंजेज जो बनती हैं वो एक फिक्स सरफेस पर बनती है, उनका लोकेशन फिक्स है, तो इसलिए लोकलाइज्ड फ्रिंज भी बोलेंगे। और इसमें आर की वैल्यू कांस्टेंट है और टी की वैल्यू वेरिएबल होती है, इसलिए ये आपका फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस भी बोला जाएगा। लेकिन फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन में हमारा जो आर होता है वो वेरिएबल होता है और जो टी होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन में, अच्छा हाँ ठीक है, देखिए यहां पर जो हम आपसे बोल रहे थे ना,
जो हम यहाँ से बोल रहे थे आपको याद करने के लिए, वो कंट्राडिक्शन यहाँ पर है कि ये फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस बोल रहे हैं, तो फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस के केस में थिकनेस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस बोल रहे हैं तो थिकनेस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल होती है। फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन बोल रहे हैं तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो आर है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल होता है। तो आर जहां वेरिएबल होता है, आर जहां वेरिएबल होता है नाम के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से नहीं, आर जहां वेरिएबल होता है और टी जहां पर कांस्टेंट होता है, वो आपका होता है फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, जो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर टी की वैल्यू होगी कांस्टेंट, बट आर की वैल्यू होती है वेरिएबल। तो आर की वैल्यू वेरिएबल है तो इसको हम फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन बोल रहे हैं, जबकि आर की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो कंट्राडिक्शन था वो डायग्राम से नहीं था, वो नाम से था, है ना। डायग्राम से जो बात आपको बता रहे थे वो आप नाम से कनेक्ट करिए। डायग्राम वाली बात ही तो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। मतलब डायग्राम में ये आप ऐसा कर सकते हैं, डायग्राम में जो बात लिखी है वही इसकी प्रॉपर्टी है और इसका नाम बिल्कुल इसके उल्टा है। यहां पर भी आप देखिए माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये दोनों आपके मिरर हो गए, ये आपके दोनों मिरर हो गए। तो इन दोनों मिरर के केस में क्या होता है कि जो आर की वैल्यू होती है, सॉरी जो टी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, पैरेलल आपकी ये होंगी। तो टी की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, टी की वैल्यू जब कांस्टेंट हो गई और आर की वैल्यू क्या होती है, जो इसके ऊपर लाइट गिरती है वो वेरिएबल, आर की वैल्यू बदलती रहती है। तो इस केस में ये नॉमेनक्लेचर है, लेकिन इसके हिसाब से इसका नाम बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन रिंग के केस में ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में डायमीटर ऑफ रिंग फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू। न्यूटन रिंग में जो डायमीटर होता है वो डायमीटर वेवलेंथ के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो न्यूटन रिंग के केस में आप देखिए, न्यूटन रिंग के केस में चाहे आप डार्क वाले फ्रिंज की बात कर लीजिए, डार्क वाले की, चाहे आप ब्राइट वाले की बात कर लीजिए। डार्क वाले केस में आप बोलते हैं कि डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर, और ब्राइट वाले केस में डी एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 2n+1, मतलब ऑड नंबर, और लैम्डा इंटू में आर। अगर हम इस ऑर्डर ऑफ फ्रिंज की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है, डी एन प्रोपोर्शनल टू √2n+1, और यहां पर अगर आप देखें तो डी एन प्रोपोर्शनल टू √n। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करें तो आप बोल सकते हैं डी एन प्रोपोर्शनल टू √λ, यहां पर देखिए, और यहां पर भी आपको मिलेगा डी एन प्रोपोर्शनल टू √ क्या, लैम्डा। तो लैम्डा पर दोनों के दोनों जो आपके डायमीटर होते हैं, चाहे डार्क वाले रिंग की बात करें चाहे ब्राइट वाले रिंग की बात करें, सेम ही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी आप डायमीटर की बात करिए उसमें डायमीटर का वेवलेंथ के साथ ऐसा ही रिलेशन होगा, बट ऑर्डर ऑफ फ्रिंज के साथ जो होगा वो अलग होगा। ये इंटीजर होगा, कोई नंबर होगा, और ये आपका ऑड नंबर होगा कोई। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खूब रिपीट होता है आपके एग्जाम्स में, और इसका आंसर भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ये रिपीट हुआ है कि आंसर से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही होता है कि अलग अलग बार जब ये सवाल पूछा जाता है तो ये सिंबल जो अल्फा है वो अल्फा कभी बीटा बन जाता है, कभी गामा बन जाता है, कभी आर बन जाता है। इस सिंबल अल्फा को हम बदल सकते हैं, लेकिन पैटर्न आप याद रखिए। यहां पर क्या है कि इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू इंटरफेरिंग लाइट बीम्स ऑफ लाइट इज अल्फा, तो आपको आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम की वैल्यू बतानी। अब देखिए, इंटेंसिटी का रेशियो I1 अपान I2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा। तो कभी सवाल में बीटा बोल देगा, कभी गामा बोल देगा, कभी आर बोल देगा, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ये आपको दिया हुआ है, और ये जो टर्म आपको निकालना पता है, ये विजिबिलिटी का फार्मूला है। ये विजिबिलिटी का फार्मूला है जो कि कंट्रास्ट को मेजर करता है। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम और प्लस में आई मिनिमम। अब इंटरफेरेंस के केस में आपने आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फार्मूला पढ़ रखा है। आई मैक्सिमम का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 और cos phi 1 हो जाता है। आई मिनिमम के केस में क्या आता है फार्मूला, ये आता है आपका I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1। ये कैसे आया, जो जनरल फार्मूला होता है उसमें cos phi होता है, cos phi की वैल्यू +1 लेते हैं तो मैक्सिमा आता है, cos phi की वैल्यू -1 लेते हैं तो मिनिमा आता है। यही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। ठीक है, अगर आप आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस प्लस होने की वजह से ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स √I1 I2 ऊपर मिलेगा, और अपान में क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, और 2I1 I2 और 2I1 I2 ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब ये I1 I2 और ये I1 I2 ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स बन जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 बनेगा, तो 2 √I1 I2 और अपान में आएगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब इसके बाद आपको हर जगह पर I1 अपान I2 बनाना है ताकि आप इसको अल्फा में कन्वर्ट कर पाए। तो I1 अपान I2 बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, I1 अपान I2 है तो I2 से डिवाइड कर लीजिए। तो I2 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इस पूरे पार्ट को अगर आप I2 से डिवाइड करेंगे तो I2 जब अंदर जाएगा तो I2 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, और I2 का जो स्क्वायर होगा उसमें से एक I2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा I1 अपान I2, और अपान में I2 से डिवाइड करिएगा तो ये कैंसिल होकर 1 बनेगा, और यहाँ I1 अपान I2 बनेगा, तो I1 अपान I2
और यहाँ प्लस में 1 आ जाएगा, और I1 अपान I2 की जगह पर अल्फा लिखेंगे, ये बनेगा 2, और अंडर रूट के अंदर ये I1 अपान I2 को अल्फा लिखेंगे, और ये हुआ आपका 1, और ये I1 अपान I2 को भी अल्फा लिखेंगे। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस रिजल्ट को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट को भी आप याद कर सकते हैं। सवाल बहुत फेमस है ना, ये बहुत फेमस है और बार बार पूछा जाता है, सिर्फ सिंबल बदलता रहता है। हाँ, ये 39 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स नॉर्मली ऑन अ ग्लास वेज। वेज मतलब ये, वेज का मतलब ये वेज शेप फिल्म की बात हो रही है, ये जो वेरिएबल थिकनेस वाला होगा, विद द वेज एंगल ऑफ 20 सेकेंड। जो एंगल बन रहा है थीटा, वेज एंगल इसको बोलेंगे, ये 20 सेकेंड है। और क्या करें, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है, फाइंड दी, मतलब ये जो ग्लास का ये पूरा बना हुआ है, फाइंड दी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर ऑफ द वेज लेंथ। हमें नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकालने हैं, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर ऑफ द वेज लेंथ। चलिए ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर निकालने से पहले आप ध्यान रखें, ये फार्मूला जो आपने पढ़ा था कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 म्यू इंटू टेन थीटा, याद है ये फार्मूला, जहां मिस्टेक से हमने बोला था कि थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, वो गलती हो गई थी पिछली क्लास में। उसके बाद तुरंत ही बात आपको बताया था कि नहीं गलत है, टेन थीटा को थीटा लिखना पड़ेगा। जब थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी तो टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी फिर से वही बात बोल रहे हैं, टेन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी। जब थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा तो आप टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोलेंगे, साइन थीटा को भी आप थीटा बोलेंगे, और कॉस थीटा को आप 1 बोलेंगे। जब थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, यानी 0 को टेंड करेगी, उस कंडीशन में ये बात होती है ना। तो यहां पर जो वेज एंगल है वो बहुत ही छोटा है, 20 सेकेंड है ना। 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री के 60 टुकड़े किए तो हर टुकड़ा बोलेगा 1 मिनट है, और 1 मिनट के 60 टुकड़े किए तो हर टुकड़ा आपका 1 सेकंड है। 20 सेकंड बहुत छोटा एंगल है, तो 20 सेकंड इतना छोटा एंगल होने की वजह से हम टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा वाले जो तरीका हमने आपको बताया था वहां पर, वो जनरली यूज होता है न्यूमेरिकल में, इस वजह से वहां पर हमने मेंशन किया था। अगर थियरी में मेंशन ना किए होते तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है कि कैसे पता चल गया टेन थीटा को थीटा लिखना है। तो जनरली इस तरह के सवालों में ऐसा होता है, इस वजह से थियरी में आपको साथ में याद दिलाया कि फार्मूला तो ये है, बट जरूरत पड़ने पर हम इसको लैम्डा अपन, अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखती तब होती तब थोड़ी करते। अगर ये एंगल 30 डिग्री होता, 45 होता, 60 होता, तब थोड़ी ये करते हम, तब तो हमें रखना ही पड़ता। 10 डिग्री होता, 15 होता, तब भी रखना पड़ता। तो हम लिखेंगे 2 म्यू और टेन थीटा की जगह पर थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। अभी आप सोच रहे हैं बीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं जबकि ये पूछ तो कुछ और रहे हैं, ये बात भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, लैम्डा की वैल्यू आपको इस सवाल में कहीं पर दिया हुआ, वो दिया हुआ लैम्डा की वैल्यू, है ना। म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कहीं पर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है आपको म्यू की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 सेकंड, लेकिन यहां पर थीटा कौन सा, रेडियन वाला थीटा आएगा, स्टैंडर्ड यूनिट एंगल का रेडियन होता है। तो थीटा पहले तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 1 डिग्री में इतना सेकंड होता है। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री होगा, ये हो जाएगा 1 अपान में 60 इंटू में 60, इतना क्या डिग्री, इतना डिग्री। और आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो यहां से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई अपान में 180। अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो इतने डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको आप अगर रेडियन में, अब ये पूरा रेडियन में हो चुका है, अगर आप इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 अपान ये जो 60 इंटू 60 है, इसमें आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 180 से यहाँ डिवाइड करेंगे। अब ये पूरा आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। यानी आप, अच्छा ये तो 1 किसका हुआ, 1 सेकंड का हुआ, हमें किसका चाहिए था, हमें तो 20 सेकंड को कन्वर्ट करना है। तो 20 सेकंड इक्वल टू कितना रेडियन होगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू पाई और अपान में 60 इंटू 60 इंटू 180, इतना आपने जो किया, अब जाकर के ये एंगल आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये थीटा की वैल्यू आपको सवाल में रखनी होगी, सवाल में थीटा की ये वैल्यू रखनी होगी, म्यू की वैल्यू 1.5 रखनी होगी, लैम्डा की वैल्यू आपको रखनी होगी कितनी, लैम्डा की वैल्यू 5.82 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर रखना होगा। तो पूरा ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी, और बीटा की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो हम आपको बता देते हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो इसमें जो बीटा की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि बीटा हम निकाल के हो रहे हैं ये समझना ना, बीटा की वैल्यू आएगी 2 मिलीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको लिखेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बीटा की वैल्यू आ गई 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए बीटा क्या है, बीटा है एक फ्रिंज की चौड़ाई, बीटा है एक फ्रिंज की चौड़ाई, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि एक फ्रिंज ने कितना जगह लिया है,
ये एक फ्रिंज की चौड़ाई है, तो एक फ्रिंज ने कितना जगह लिया है, ये 0.2 सेंटीमीटर जगह लिया हुआ है एक फ्रिंज ने। अगर हम ले लें ऐसे, ये जो जगह है ये यहां से लेकर ये यहां से यहां तक कितना, ये है 0.2 सेंटीमीटर। तो एक फ्रिंज ने कितनी जगह रखी है, 0.2 सेंटीमीटर, यानी 0.2 सेंटीमीटर में कितना फ्रिंज बन रहा है, 0.2 सेंटीमीटर में एक फ्रिंज बन रहा है। 0.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक फ्रिंज बन रहा है, एक फ्रिंज की चौड़ाई है ये। और इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर में कितना फ्रिंज बनेगा, ये हो जाएगा 1/0.2। और 1 सेंटीमीटर में जितना फ्रिंज बन रहा है वही तो आपसे पूछ रहे थे, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना फ्रिंज बनेगा, तो 0.2 सेंटीमीटर में एक फ्रिंज, तो 1 सेंटीमीटर में कितना फ्रिंज, ये जाके नंबर इधर डिवाइड करेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 यानी 10/2 यानी 5 आ जाएगा, 5 फ्रिंज पर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 5 फ्रिंज बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये थीटा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू रख करके यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, ये बीटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.2 सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है ना। यहां से पूरा मिलीमीटर है, फिर उसको मीटर में है, उसके बाद कन्वर्ट करके आप इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। इसी वजह से हमने बीटा निकाला था। और ये फार्मूला आप जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में यूज करते हैं हम लोग, मतलब इसको आप वेज शेप फिल्म के केस में भी यूज करते हैं। नहीं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में तो दूसरा था, ये वेज शेप फिल्म का ही केस है। फ्रेस्नेल वाले में तो ऐसा था, बीटा इज इक्वल टू ये ऐसे था ना, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डी की जगह पर लिखते थे a प्लस बी, और इस स्मॉल डी की जगह पर 2a और म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल। ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देख लीजिए क्या है कि अ ग्लास वेज ऑफ एंगल 0.01 रेडियन, यहां पर फिर से एंगल दिया हुआ कितना, 0.01 रेडियन। आपको ये एंगल दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 0.01, ठीक है। उसके बाद क्या है, और ये एंगल भी आप देखिए कितना ज्यादा छोटा है, 0.01 रेडियन। इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। आपको थीटा दिया है, आपको लैम्डा दिया हुआ है। फाइनली फॉलिंग नॉर्मली ऑन इट, नॉर्मली का मतलब आर की वैल्यू क्या, एंगल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वेज, वेज के इस वेज शेप थिन फिल्म के एज से कितनी दूरी पर, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द एज फ्रॉम द वेज विल द 10th फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व्ड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। जो यहां से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट में जो फ्रिंज बनेगी, वो फ्रिंज आपको पता है, वो फ्रिंज यहां पर बनेगी। तो करें यहां से इसके एज से कितनी दूरी पर वो आपको 10 नंबर की फ्रिंज दिखाई देगी, है ना। मानिए पहली फ्रिंज यहां बनी, दूसरी फ्रिंज यहां बनी, तीसरी फ्रिंज यहां बनी, चौथी फ्रिंज यहां बनी, ऐसे करके ये सारी फ्रिंजेस बन रही। तो 10 नंबर वाली फ्रिंज यहां से कितनी दूरी पर बनेगी, वो डिस्टेंस आपको बतानी है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी, ये वाली एक्स की वैल्यू, और ये एंगल आपको दिया जो कि बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि हमारा जो वेज से फिल्म है, मान लीजिए उसमें हमें इसके एज से x डिस्टेंस पर 10 नंबर वाली फ्रिंज दिखाई देगी, और यहां से इस फ्रिंज की जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो t है। इसकी थिकनेस क्या है, t। तो अगर हम यहां पर tan थीटा का फार्मूला यूज करें, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, और tan थीटा को हम थीटा के इक्वल मान सकते हैं। तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा t अपॉन में क्या, x। इसको आप कोई एक इक्वेशन मान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें आपको रिफ्लेक्टेड लाइट में 10th फ्रिंज की बात करनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट में 10th फ्रिंज की बात करनी है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में पाथ डिफरेंस का अगर हम फार्मूला यूज करें, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, और उसके बाद होता है ये हमारा प्लस माइनस में लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमारा जनरल पाथ डिफरेंस होता है ना, ये हमारा जनरल पाथ डिफरेंस होता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको आपने सॉल्व किया था इसके पहले जब, तो इसकी वैल्यू जब ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू थी, तो इसको आपने सॉल्व किया था, तो ये आपको बना था म्यू की वैल्यू, यहाँ पर म्यू तो आप छोड़ नहीं सकते, तो 2 म्यू टी और ये प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, ये जनरल पाथ डिफरेंस होगा। जनरल पाथ डिफरेंस को मैक्सिमा और मिनिमा का केस हमें देखना है। अब देखिए इस सवाल में ये बात तो क्लियर नहीं हो पा रही कि 10वां जो रिंग आपको लेना है, वो 10वां रिंग कौन सा होना चाहिए, डार्क वाला 10वां रिंग होना चाहिए कि ब्राइट वाला 10वां रिंग होना चाहिए, ये इस सवाल में नहीं दिया है। तो आई थिंक ये मिस्टेक मुझे लग रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। इस सवाल में 10th वाला कौन सा रिंग होगा ये नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर 10th डार्क रहेगा। कहाँ गया ये 10th डार्क, छूट गया है। तो 10th डार्क रिंग की बात हो रही है, 10th डार्क रिंग का कंडीशन आपको यूज करना है। इस वजह से आपको यहाँ पर मिनिमा का जो कंडीशन है वो यूज करना पड़ेगा, 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। मैक्सिमा के केस में ये n लैम्डा के इक्वल करते थे, और मिनिमा के केस में इसको हम लोग 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल करेंगे। तो आपको पता है वेज शेप फिल्म के लिए ये फार्मूला जो है, मिनिमा के केस में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह बनेगा क्या, ये बनेगा 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1, और यहाँ पर लैम्डा बाई 2, और जब ये इधर जाके सॉल्व होगा तो आपको पता है ये बनेगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा की।
ये 10वें डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है। तो डार्क फ्रिंज के लिए ये फार्मूला आपका कन्वर्ट होके 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा। यहां पर से अगर आपको निकालना है किसकी वैल्यू, यहां से आपको निकालनी है, एक्चुअल में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स तो यहां पर है नहीं, तो आप यहां से टी इक्वल टू एक्स इंटू थीटा कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 2 इंटू म्यू इंटू एक्स इंटू थीटा इज इक्वल टू एन इंटू में लैम्डा, और आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एन इंटू लैम्डा अपान में 2 इंटू म्यू इंटू में थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। देखिए 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, यहां पर एन मतलब कौन सा फ्रिंज, 10 नंबर का, लैम्डा की वैल्यू सवाल में दी है, म्यू की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है, आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये आपका ग्लास का ये सरफेस बना हुआ है लेकिन बीच में यहां पर एयर है, तो एयर फिल्म है, तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू टी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा हो जाएगा, और आपको टी की जगह पर आप लिखेंगे यहां से टी की जगह पर टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू में थीटा। तो ये फार्मूला हम यहां से कन्वर्ट करके लिखते हैं, म्यू की वैल्यू 1 के बाद 2 इंटू टी की जगह पर हो जाएगा एक्स इंटू थीटा इज इक्वल टू एन इंटू में लैम्डा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू में लैम्डा अपान 2 इंटू में थीटा। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0.01 रेडियन यहां पर रखेंगे, और अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू आपको इस सवाल में मिल जाएगी। ठीक है, और कितनी आ जाएगी वो हम बता दे रहे हैं आपको, ये इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा 3 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। ठीक है, अ थिन इक्विक कॉन्वेक्स लेंस आप थोड़ा सोचना पड़ेगा, अ थिन इक्विक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 रेस्ट ऑन एंड इन कॉन्टेक्ट विथ एन ऑप्टिकल फ्लैट एंड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5460 एंगस्ट्रॉम, न्यूटन्स रिंग आर व्यूड नॉर्मली बाइड रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में न्यूटन्स रिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस न लेकर के इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, 4 मीटर उसका फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो आपको लेंस मेकर फार्मूला यूज करके इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको फोकल लेंथ दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ पता है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर आपको न्यूटन्स रिंग देखा जा रहा है, जो लाइट यूज किया जा रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो 5वें वाले ब्राइट रिंग का डायमीटर आपको बताना है, 5वें वाले ब्राइट रिंग का डायमीटर आपको बताना है। तो ब्राइट और डार्क रिंग के डायमीटर का जनरल फार्मूला आपको पता है, उस फार्मूले में आपको ऑर्डर ऑफ फ्रिंज रखना होता है, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा रखना होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। यहां पर आपका है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको रखना पड़ेगा, जो कि सवाल में दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो यानी मेन चैलेंज क्या है, मेन चैलेंज है आपको इसके लिए आर की वैल्यू कैलकुलेट करना, और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, लैम्डा और म्यू आपको सवाल में दिया हुआ है। ये ब्राइट वाले के डार्क डायमीटर का फार्मूला 2 इंटू 2n+1, और यहाँ पर ये लैम्डा इंटू आर ये फार्मूला होता है ब्राइट वालों के लिए, तो ये फार्मूला आप यूज करके उसका डायमीटर 5वें वाले का n की वैल्यू 5 रखेंगे, 5वें वाले का डायमीटर आप निकालेंगे। ठीक है, ये सवाल आपके लिए सब कुछ हमने बता दिया, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व विद बाइप्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ बाइप्रिज्म है, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म का सवाल है, और उसमें कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 1 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है इस बार 1 डिग्री है, जो 30 मिनट आप बोल रहे थे वो सवाल में दिया हुआ है 1 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, मतलब जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है यहां से 80 सेंटीमीटर दूर ये आपका स्क्रीन है, ये 80 सेंटीमीटर एक्चुअली में बी की वैल्यू है, जो हमने आपको कल के लेक्चर में थियरी में बताया था। और जो हमारा एक्सटेंडेड सोर्स यहां से बनता है, वो एक्सटेंडेड सोर्स और इसके बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल ए बोलते थे, वो भी सवाल में दिया होगा। करें कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड बाइप्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर, सोर्स और बाइप्रिज्म के बीच की डिस्टेंस ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज दिस, आपको लैम्डा दिया है, आपको म्यू दिया हुआ है, और आपको ये ए की वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है, स्मॉल बी दिया हुआ है, तो फ्रिंज विड्थ आप निकाल लेंगे। बाइप्रिज्म के केस में डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, डी का मतलब यहां होता है ए प्लस बी, है ना, लैम्डा और अपान इस डी की जगह पर क्या होता है 2a म्यू माइनस 1 इंटू में क्या कैपिटल ए होता है, यहां कैपिटल ए का मतलब है प्रिज्म एंगल, जो कि आपको दिया हुआ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में नहीं रखना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपान 180 रेडियन, ये आपको रखना पड़ेगा इसकी जगह पर कैपिटल ए की जगह पर, और म्यू की जगह पर 1.5 दिया हुआ है, स्मॉल ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, स्मॉल बी की वैल्यू आपकी 80 सेंटीमीटर है, तो ए बी ए म्यू ए और लैम्डा ये सब कुछ आप रख देंगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ कैलकुलेशन बचता है जो कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। यहां पर प्रिज्म एंगल ए आपको दिया हुआ था, ठीक, ये फार्मूले में वैल्यू रख लेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और कैपिटल ए की वैल्यू, ये रेडियन में कन्वर्ट करके रखना है, बाकी सब कुछ आप जानते हैं, तो इसको रख करके कैलकुलेट करना होगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44, इसके बाद सिर्फ एक सवाल और है। When a thin sheet of transparent material of thickness 6 point this is introduced in the path of one of the interfering beam, जो इंटरफेयर करने वाली लाइट जा रही थी उसमें से एक लाइट के रास्ते में इतनी थिकनेस वाला ट्रांसपेरेंट शीट रखा गया है, the central fringe shift to a position occupied by the
सिक्स्थ फ्रिंज if lambda is equal to 5460 angstrom find the refractive index of the sheet। देखिए इस सवाल में क्या करना होगा आपको, ये सवाल में ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो शिफ्ट हो के कहां जा रही है, जहां छठी वाली फ्रिंज आपकी बनी थी वहां पर जा रही है ना, ऑक्युपाइड बाय द सिक्स्थ फ्रिंज। यानी इस केस में ये जो आपका सेंट्रल फ्रिंज ओ था वो वहां से उठ के कौन से वाले फ्रिंज पर गया, जहां छठा फ्रिंज आपका था। छठा कौन सा, छठा फ्रिंज का मतलब छठा ब्राइट फ्रिंज यहां पर, क्योंकि डार्क इन्होंने बोला नहीं है और डिस्टेंस की ये बात नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशली बोल रहे हैं छठे वाले फ्रिंज की जगह पर ये जा रही है। तो जो छठा फ्रिंज आपका बन रहा है, छठा ब्राइट फ्रिंज यानी जो बन रहा होगा, वहां पर आपको जाकर के ये यहां से उठ करके यहां चला गया, मतलब ये इतना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होगा। ये 0 ऑर्डर का जो ब्राइट है वो 6 नंबर ऑर्डर के ब्राइट के ऊपर जाके शिफ्ट हो रहा है, ये इस सवाल में बोल रहे हैं। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट। तो यहां जब दोनों जो वेव जा रही थी ऐसे, इनके बीच में आपने ये रखा तो ये फ्रिंज पैटर्न पूरा ऊपर खिसक गया। कितना फ्रिंज पैटर्न ऊपर खिसका है, तो 6 फ्रिंज के बराबर ऊपर खिसका हुआ, 6 फ्रिंज के बराबर ये ऊपर खिसका हुआ है। और एक फ्रिंज ऊपर खिसकने का मतलब होता है बीटा के बराबर लेंथ, एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा के बराबर होती है। तो हमने शुरुआत के एक सवाल में आपको बताया कि शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि शिफ्ट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फ्रिंज और इनटू में एक फ्रिंज का विड्थ। और शिफ्ट का फार्मूला आपको पता है डी अपान में डी म्यू माइनस 1 इंटू में टी इज इक्वल टू एक फ्रिंज का विड्थ, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज 6 फ्रिंज की बात हो रही है, और बीटा मतलब एक फ्रिंज की चौड़ाई, तो डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। इससे देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आपका बनेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 6 इंटू में लैम्डा, अभी 6 रहने दीजिए, एन रहने दीजिए, तो ये बन जाएगा एन इंटू में लैम्डा। पहली बात तो हम आपको बता दें कि आपको ऐसे ही ये फार्मूला बुक्स में मिलता होगा, तो आप इसी को एज अ फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस वाले ग्लास स्लैब को रखने पर एन फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं, तो अगर एन फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं तो फार्मूला बनेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। अब ये एन लैम्डा आया कैसे, ये डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, ये यहां से एक्चुअली आया हुआ है, क्योंकि जो पूरा शिफ्ट टोटल होता है उसका ये जनरल केस होता है, ये जनरल केस होता है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, पूरा एक फ्रिंज शिफ्ट अगर होगा तो बीटा के बराबर डिस्टेंस शिफ्ट होता है, तो 6 फ्रिंज, अगर एन फ्रिंज शिफ्ट होगा तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा, एन इंटू बीटा के बराबर। लेकिन याद रखिए पीछे के एक सवाल में हमने क्या किया था, पहले वाले डार्क को ही इस वाले ब्राइट के ऊपर ले गए थे, पहले वाले डार्क को ही इस ब्राइट के ऊपर ले गए थे, और एक फ्रिंज कहां से कहां तक होता है, इस सेंट्रल ब्राइट आपका इस वाले डार्क से इस वाले डार्क के बीच में ये पूरा होता है। तो हमने आधा शिफ्ट किया था, पूरी फ्रिंज का आधा ही शिफ्ट किया था, ताकि ये वाला डार्क इस ब्राइट पर पहुंच जाए और ये सेंट्रल ब्राइट आपका 0 इंटेंसिटी या डार्क वाले केस में आ जाए। ठीक है, वो सवाल में और इस सवाल में यही बात का डिफरेंस है कि वहां आधा ही हमने फ्रिंज शिफ्ट किया था, बट इन जनरल फार्मूले में यहाँ पूरा फ्रिंज होता है। बट वो सिचुएशन ही ऐसा था कि हमें इसी को यहाँ ले जाना था, और ये पूरा एक कंप्लीट फ्रिंज बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ कितना होता है, आधा ही खिसकाया था, लेकिन यहां पर ये बीटा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको इस सवाल में ध्यान रखनी होगी। अब हमने म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एन लैम्डा आपको बता दिया। अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एन लैम्डा अपान में टी बनेगा, तो आपको म्यू इक्वल टू मिल जाएगा एन लैम्डा अपान में टी और प्लस में 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, एन मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज 6 नंबर, लैम्डा की वैल्यू ये पूरी वैल्यू और टी की वैल्यू वो पूरी वैल्यू, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा आंसर होगा ये आप करके बताइएगा, हम आपको सोल्यूशन के पीडीएफ में पूरा प्रोवाइड कर देंगे। अगला सवाल देख लीजिए और लास्ट सवाल है ये आज की इस क्लास का। इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट, ये नीट का सवाल है, इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। पता है आपको, जो आपके सबसे मुश्किल टाइप के सवाल आते हैं उनकी खास बात ये होती है कि सवाल बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, इतना लेंदी रहेगा कि आप बस देख कर के वहीं बेहोश हो जाएंगे कि अब तो ये नहीं हो सकता, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ है ना, दिमाग में ऐसे चलता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ, बहुत सारी कंडीशन दी हुई है, हमें तो इतना पता ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, पहले ही आप डर जाते हैं। अभी आप देखिए इस सवाल की, जैसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये वैसा ही सवाल है, देखने के लिए इतना लेंदी, इतना मुश्किल है, नीट के एग्जाम का सवाल है। अभी आपको करना क्या है, अगर उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही आसान है। क्या है, अब इसमें पूरी कहानी ये शुरुआत से बता रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है। इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट तो यूज करेंगे, ये वाली वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे, ये बता रहे। वन स्लिट इज कवर्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। जो दो लाइट ऐसे ऐसे जा रही थी, इसमें से एक के रास्ते में जो इन्होंने रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ म्यू 1, ये म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला रख दिया। एंड द अदर विद द अनदर ग्लास प्लेट ऑफ सेम थिकनेस बट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। ये दूसरे वाले के रास्ते में भी एक और रख दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, 1.7 है, इससे ज्यादा है। बाय डूइंग सो द सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट टू ओरिजिनल फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। अगर ऐसा और ऐसा करते हैं तो जो हमारा सेंट्रल ब्राइट यहां बन रहा था वो कहां चला गया, जहां फोर्थ ब्राइट बनता था उसकी जगह पर ये उठ के चला गया, क्योंकि अगर आप ये ग्लास प्लेट रखेंगे तो फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी, तो शिफ्ट हो गई, और कितनी हो गई कि आपका ये वाला ब्राइट उठ करके चौथे वाले ब्राइट के पास चला गया, मतलब 4 फ्रिंज का शिफ्ट हो गया।
4 फ्रिंज का शिफ्ट हो गया। तो कह रहे हैं फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास, टी की वैल्यू आपको बतानी। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात यह है कि हमें निकालना पड़ेगा टोटल शिफ्ट, हमें निकालना पड़ेगा टोटल शिफ्ट। और आप बताइए कि टोटल शिफ्ट निकालने के लिए अभी तक जो हम करते थे d अपान स्मॉल d और म्यू माइनस 1 इंटू टी, अब ये हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तब की बात थी जब सिर्फ एक रखा करते थे, उसका शिफ्ट पता चलता था। अभी दो दो हम रख रहे हैं, दोनों की वजह से शिफ्ट होगा। इस वाले की वजह से फ्रिंज ऊपर शिफ्ट होगी, इस वाले की वजह से फ्रिंज नीचे शिफ्ट होगी, है ना। तो दोनों हमने यहां पर रखा हुआ है, दोनों के रास्ते में हमने ग्लास स्लैब रखा हुआ। तो पहले वाले की वजह से कितना शिफ्ट होगा एक डायरेक्शन में, पहले तो वो निकालना है। फर्स्ट वाले स्लैब की वजह से शिफ्ट निकालना होगा। तो फर्स्ट वाले स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आएगा डेल्टा x1 अगर बोल दें तो वो आप लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा d अपान स्मॉल d, यहां पर हो जाएगा म्यू 1 माइनस 1 इंटू में टी। ये पहले वाले स्लैब की वजह से फ्रिंज का शिफ्ट होगा। और अगर ये पहला स्लैब है तो ये ऊपर की बात हो रही है, अगर ये पहला है तो नीचे की बात हो रही है। अब दूसरे वाले स्लैब की वजह से शिफ्ट निकालिए, दूसरे वाले की वजह से डेल्टा x2, इसका क्या हो जाएगा d अपान स्मॉल d, यहां हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1 इंटू में क्या t, दूसरे वाले की वजह से शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, पहला वाला आपने इस वाले के साथ रखा, मान लीजिए ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, पहला वाला आपने यहां पर रखा, तो पहला वाला क्या करेगा, जिधर आप रखते हैं उधर की तरफ शिफ्ट करता है। तो जैसे ही आप इसको यहां पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, फ्रिंज को नीचे ले जाएगा, मतलब सेंट्रल वाले को, इस वाले सेंट्रल ब्राइट को नीचे की तरफ ले जाएगा। दूसरे वाले को आपने यहां रखा, ये उसी को उठा के ऊपर लेके जाएगा। और आप देखिए पहले वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4, दूसरे वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दूसरे वाले केस में है 1.7। कौन इसमें ज्यादा कारगर साबित होगा, दूसरा वाला। भाई पहला वाला म्यू की वैल्यू कम है तो कम शिफ्ट करेगा, दूसरे वाले की म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा शिफ्ट करेगी। तो यानी एक फ्रिंज, अगर आपकी पहली वाली शिफ्ट ये है, पहली वाली फ्रिंज ये है, दूसरी वाली ये लीजिए, पहली वाली ने क्या किया, सेंट्रल ब्राइट को खिसका के यहां ले गई, तो दूसरी वाली ने इसको उठाकर काफी ऊपर ले गई, है ना, ऊपर ले गई। मतलब अगर खाली दूसरी वाली लगती, खाली दूसरे वाले अगर हम इसको रखते स्लैब को तो इतना शिफ्ट होता सेंट्रल ब्राइट में, सिर्फ पहले वाले को रखते तो इतना शिफ्ट होता सेंट्रल ब्राइट में। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक तरफ लेके जा रहा है, ये दूसरी तरफ लेके जा रहा है। रिजल्टेंट शिफ्ट कितना होगा, कहने का मतलब जब अकेले हम इसको रखेंगे तो ये मान लीजिए कुछ 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगी, जब अकेले इसको रखते तो ये 8 सेंटीमीटर का शिफ्ट करती अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दोनों को रखा तो कितना हुआ, एक लेके गई 5 ऊपर तो दूसरी लेके जा रही 8 नीचे, कुल मिलाकर के 3 का शिफ्ट हो रहा है ना, क्योंकि दोनों हम रख रहे हैं एक साथ में। तो रिजल्टेंट शिफ्ट की बात करें या नेट की शिफ्ट की बात करें, नेट शिफ्ट, तो नेट शिफ्ट मतलब जिसने ज्यादा शिफ्ट किया होगा जिस तरफ, उसमें से अपोजिट वाले को माइनस करिएगा जो कम हुआ था। तो ये देखिए आपका कम वाला है, ये ज्यादा वाला है, इसका डायरेक्शन चाहे नीचे लीजिए चाहे ऊपर, ये उसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ ले गया था तो ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। फाइनली कितना नीचे की तरफ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ज्यादा शिफ्ट में से कम शिफ्ट को माइनस कर देंगे तो आपको नेट शिफ्ट मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा d अपान d, और स्मॉल t ये पूरा कॉमन हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होके आपको यहाँ पर मिलेगा म्यू 2 माइनस में म्यू 1, म्यू 2 माइनस में म्यू 1, म्यू 2 माइनस में म्यू 1, और ये स्मॉल t है यहाँ पर। ये आपको नेट शिफ्ट मिला, जब दोनों आपने यूज किया था तो ये नेट शिफ्ट मिला, चाहे नीचे की तरफ लीजिए चाहे ऊपर की तरफ, वो डिपेंड करेगा कि म्यू 1 कौन है म्यू 2 कौन है। अगर ये म्यू 2 है ये म्यू 1 है तो नेट शिफ्ट नीचे होगा, चौथे ब्राइट पर जाएगा। अगर ये म्यू 2 है ये म्यू 1 है तो नेट शिफ्ट ऊपर जाएगा, चौथे ब्राइट पर जाएगा। ठीक है, तो नेट शिफ्ट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फ्रिंज इनटू में फ्रिंज विड्थ, ये बात आपको पता है, पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको पता है, आप बीटा का एक्सप्रेशन लिखेंगे कितना, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज आपको सवाल में दिया हुआ 4 नंबर लिख लीजिए। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, डी और स्मॉल डी यहां से कैंसिल हो जाएंगे। आपको टी की वैल्यू निकालनी थी तो टी इक्वल टू ये पूरा पार्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टी इक्वल टू मिलेगा 4 अपान म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो टी इक्वल टू मिलेगा 4 अपान म्यू 2 माइनस म्यू 1, और आपको म्यू 2 और म्यू 1 ये इनकी वैल्यू पता है, ठीक है ना, म्यू 2 और म्यू 1 की वैल्यू पता है, 1.7 और 1.4 यहाँ पर रख करके 1.3 आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। और ये कितना आ जाएगा आपका, अच्छा एक सेकंड लैम्डा कहीं छूट रहा है क्या, हाँ ये लैम्डा भी है ना, 4 के साथ लैम्डा भी है, ये लैम्डा भी है। ठीक है, तो 4 इंटू लैम्डा अपान म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो म्यू 2 म्यू 1 और लैम्डा ये सब की वैल्यू रखेंगे तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब आ जाएगा, जो कि इसका पहला ही ऑप्शन है 6.4 माइक्रोमीटर, 6.4 माइक्रोमीटर। चलिए ठीक है, फिर आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग भूख से तड़प रहे हैं और मुझे मन ही मन कोस भी रहे होंगे, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी जो भी बातें होंगी वो हम आगे की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।